my name is Oishi Mandal. I have cleared UPSC CSC 2023 and my All India rank is 399. तो पहले आई वुड लाइक टू थैंक UPSC टाइम दैट उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद एस्पिरेंट्स. एंड नेक्स्ट इज़ दैट हमारा इंटरेक्शन जो होगा एंड वट एवर आई स्पीक ये बाइलिंगुअल होगा. सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. फर्स्ट मैं अपने तरफ से अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगी. हाउएवर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ दैट किसी की भी स्ट्रैटेजी ऐसे पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होती है. सो सबके अपने कंफर्ट लेवल होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है. सो नेवर टेक एनीबडीज़ स्ट्रैटेजी टू बी लाइक फूल प्रूफ. ओके तो लेट अस स्टार्ट. सो मेरा बेसिकली आई वुड बी सेइंग इट इन लाइक क्वेश्चन आंसर फॉर्म. ठीक है, तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करूँगी कि हाउ डिड आई कम टू दिस फील्ड एंड UPSC क्यों एंड ऑल. ओके, सो मेरी जर्नी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वाज जिसमें मुझे इम्पोज किया गया दैट येस आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स का सपना होगा कि UPSC आपको करना है एंड ऑल. सो सेम वाज विथ मी. माई फादर वांटेड कि मैं IAS के लिए प्रिपरेशन करूँ एंड दैट्स वाई मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद एक बार दिल्ली आई सो दैट मैं देख सकूँ एंड जान सकूँ कि यहाँ पे कैसे क्या प्रिपरेशन करना है. हाउएवर क्योंकि वो पापा की तरफ से आया था तो मन तो लगा नहीं मेरा. सो आई जस्ट रिटर्न बैक एंड उसके बाद फिर मैंने अपने तरफ से छोटी मोटी नौकरियाँ इन्वॉल्व किया. इट वॉज़ इन 2021, मिड 2021 आई वुड से, जब आई रियलाइज दैट कि मुझे खुद से करना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हेन आई अगेन केम बैक टू दिल्ली. आई केम बैक टू दिल्ली एंड उसके पहले मेरा, वैसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और इसके जो पहले 3 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी मैं. उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया. सो बेसिकली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरी जर्नी में. सो फर्स्ट मैं बताऊँ कि मेरे जो पहले 2 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने ऑप्शनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया था. रीज़न बीइंग कि मुझे लगता था कि मे बी मैंने पढ़ा हुआ है सो आई विल बी कंफर्टेबल एंड ऑल. हाउएवर मेरे साथ ये हुआ कि आई कुड नॉट मैनेज द टाइम. इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक तरफ, इट ऑलरेडी हैज़ अ वास्ट सिलेबस, उसके बाद GS की प्रिपरेशन. सो बेसिकली मेरे से मैनेज नहीं हुआ. आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि क्या करना चाहिए, ऑप्शनल चेंज करना चाहिए नहीं. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु आर स्टक विद देयर ऑप्शनल, बट वो सोचते होंगे कि ऑप्शनल चेंज करना बहुत बड़ा रिस्क है. बट आई वुड से कि अगर आपको ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है तो यू शुड थिंक ऑफ चेंजिंग इट. एंड इट वॉज़ इन 2021 कि मैंने सोचा दैट आई वुड बी चेंजिंग माई ऑप्शनल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट कौन सा ऑप्शनल लेना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शनल्स. सो उसमें मैंने 3 चीज़ें दिमाग में रखी. फर्स्ट वॉज कि किस ऑप्शनल में मुझे थोड़ा सा भी हो तो इंटरेस्ट आ रहा है. सेकेंड वॉज जिसके मटेरियल्स अवेलेबल हो. एंड थर्ड इज़ किस ऑप्शनल में मुझे ओवरलैपिंग चीज़ें मिल रही हैं. सी रीज़न बीइंग दैट कि हमें ना ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, हमें इसमें PhD नहीं करनी है. सो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट रूट पॉसिबल जो हमें जल्दी से जल्दी अपने लाइक मंजिल तक पहुंचा दे. एंड दैट शुड बी एवरीबडीज़ अप्रोच आई थिंक. सो देन आफ्टर थिंकिंग आई थॉट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. आई केम टू दिल्ली. उसके पहले मैंने सोचा था कि हाँ मैं PSIR से ही करूँगी. एंड यहाँ पे मैंने आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर दैट मैंने GS की कोचिंग नहीं ली थी. हाउएवर मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग ली थी. तो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत नया था. सो आई फेल्ट दैट इफ़ आई कैन अफोर्ड सो आई वुड बी गोइंग फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की कोचिंग. आई डिड इट फ्रॉम शुभ्रा रंजन मैम्स कोचिंग एंड इट टुक मी मतलब उस कोर्स को ख़त्म होने में अप्रॉक्सीमेटली 8 months लगे. सो उस टाइम का प्रीलिम्स आई कुड नॉट क्लियर एंड देन केम 2022 का प्रीलिम्स. ओके, तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ कि प्रिपरेशन कैसे करें. GS1 है, CSAT है, हाउ टू प्रिपेयर. सी CSAT के लिए
मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, आई वुड नॉट लाई। इसलिए मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन सीसैट के लिए नहीं किया था। हाउएवर सीसैट के लिए मैंने टेस्ट्स बहुत दिए थे। मैं हर वीक में एक सीसैट का टेस्ट देती थी, सो दैट मैं टाइम मैनेज कर सकूँ, बिकॉज 2023 का प्रीलिम्स, इवन आई स्ट्रगल्ड विद सीसैट, जबकि इसके पहले मुझे सीसैट ईजीली बनते थे। सो वहाँ पे व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि क्वेश्चंस बन रहे थे, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ था। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि सीसैट के लिए करना क्या चाहिए, फर्स्ट आई वुड से कि टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हम लोग के एप्टीट्यूड में ही हो दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन, जब हम वहाँ पे जाए एंड वी हैव टू सॉल्व इट हेयर। आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, आपने 100 फार्मूलेज रट लिए, बट जब एप्लीकेशन पे आता है तो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। रीज़न बीइंग दैट कि जब हम फार्मूलेज बहुत पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, हम सोचने लगते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट दैट अप्रोच शुड नॉट बी देयर। वहाँ पे जब हम ये सोचने लगे सीसैट के क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी किल टाइम, आई वुड से कि वहाँ पे हमारा टाइम चला जाता है। सो रादर देन गोइंग फॉर फॉर्मूला बेस्ड, आई थिंक इट वुड बी बेस्ट अगर आप उसको बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो आई वुड से कि 2-3 चैनल्स भी हैं जो मैंने सीसैट के लिए देखा था, वो बेसिकली एसएससी के चैनल्स हैं। तो जिन जिन पे मुझे डाउट होता था, आई यूज़ टू गो एंड देख लेती थी वो चैनल, और उसमें मुझे कुछ शॉर्ट लाइक ट्रिक्स एंड वो मिल जाते थे। तो मैं उस चैनल का नाम बता देती हूँ आप लोगों को फॉर योर कन्वीनियंस, मैं लास्ट में बता देती हूँ आप लोगों को उसका नाम। नेक्स्ट इज़ दैट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सीसैट का। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि कॉम्प्रिहेंशन में पहले करती हूँ। सी हमारे सीसैट में 80 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 27 कॉम्प्रिहेंशन है। तो होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन आई हैव सीन कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में हमने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, इट वुड टेक अराउंड 45 to 50 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास टाइम बच जाता है, वी कैन स्पेंड इट ऑन मैथ्स। उससे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, आप प्रेशर में नहीं आएंगे कि आपने कोई अभी तक आपने OMR भरा भी नहीं है, आपके 27 और 25 to 27 क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी भर दिया होगा। सेकेंड इज़ दैट कि मैथ्स जो होता है ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड यू काइंड ऑफ जब आप सॉल्व करते हो ना, आप टाइम का आप ट्रैक नहीं रख पाते हो। यू आर जस्ट सॉल्विंग वन क्वेश्चन, थोड़ा देर बाद यू विल बी सीइंग कि हाँ 15 मिनट हो गया। सो उससे क्या होता है कि यहाँ पे हमने मैथ्स भी सॉल्व नहीं किया, और कॉम्प्रिहेंशन जो सॉल्व हो सकता था हमने वो भी नहीं करा। सो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई वुड फर्स्ट सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, जब वो कंप्लीट हो जाए देन आई मूव ऑन टू मैथ्स, सो दैट मैं आराम से मैथ्स सॉल्व कर सकूँ। ओके गाइज, मैं ना लास्ट में क्वेश्चंस आप लोगों के लेती हूँ, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है जीएस। जीएस के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट जितने भी बेसिक बुक्स हैं, आई एम श्योर कि एस्पिरेंट्स को बेसिक बुक्स के बारे में पता है, फिर भी आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने कौन कौन सी बेसिक बुक्स पढ़ी, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और मैं जो भी बेसिक बुक बोल रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि इनके साथ मैंने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, दैट बेसिक बुक्स रेड विथ करंट अफेयर्स, ये दोनों मिलके मैं टोटल एक क्या बोलूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि आप बेसिक भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप साथ में उसके करंट्स भी देख रहे हो। सो फर्स्ट इज़ पॉलिटी के लिए आई प्रेफर्ड लक्ष्मीकांत। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े, मैंने उनकी क्लास नहीं ली थी, मैंने उनके नोट्स ही पढ़े थे। थर्ड इज़ हिस्ट्री में व्हेन वी टॉक अबाउट एंशियंट एंड मीडिएवल, सो मुझे पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, वो मुझे याद भी नहीं होते थे। सो उसमें मैं करती थी कि आई यूज़ टू रीड NCERT जब भी मुझे टाइम मिलता था, लाइक अ स्टोरी बुक। एंड जब प्रीलिम्स बहुत पास था ना, आई यूज़ टू सॉल्व PYQs, और PYQs में एक बार सॉल्व करने के बाद मैं 3-4 बार उसको रिवाइज़ करती थी, सो दैट एटलीस्ट अगर वहाँ से आए तो आई डू नॉट मिस ऑन इट। एंड आई वुड से कि एंशियंट और मीडिएवल में आपको ना इस प्रिपरेशन में उतना ही टाइम देना होता है जितना उसका आपको लाइक जितने क्वेश्चंस प्रोबेबल है। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे देना और किसी में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। नेक्स्ट इज़
मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम एवरीबडी नोज़, और मैंने स्पेक्ट्रम फर्स्ट रीडिंग मैंने जब की थी तो मैंने हाईलाइट कर दिया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो दैट इट इज़ इटसेल्फ काफ़ी मोटी बुक है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट करके रख दिया था। एंड सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में मैंने बस वो हाईलाइट्स जो थे वो मैं पढ़ लेती थी। अदर देन दैट मेरे पास एक उड़ान की ओनली आईएएस की एक पतली सी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन काइंड ऑफ मॉड्यूल थी। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया है तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं ईजीली। व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं उसको रखती थी उड़ान को, और स्पेक्ट्रम में या फिर टेस्ट सीरीज़ अगर मैं कुछ दे रही हूँ उसमें अगर मुझे कुछ नया मिल गया जो कि उस बुक में नहीं है तो आई यूज़ टू राइट इट डाउन। तो क्या होता था, वो जो एक पतली सी बुक है ना वो बहुत एक होलसम सी बन जाती थी। एंड प्लस आपको ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स के पहले यू वुड वांट कि आप सारे हर चीज़ रिवाइज करो, तो रिवीजन के लिए आसान होता है वो। थर्ड इज़ जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी इज़ 11th-12th की एनसीईआरटी मैंने की थी जोग्राफ़ी के लिए। हाउएवर कुछ कुछ टर्म्स होते थे जोग्राफ़ी में जो जिसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी, जैसे कि ओशनोग्राफी हो गया, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, आईओडी हो गए। ये जो टर्म्स है जिनके बारे में मुझे एनसीईआरटी में उतने डिटेल्स में नहीं मिलता था, आई यूज़ टू रेफ़र टू पीएमएफआईएस का जोग्राफ़ी का एक बुक आता है, यू कैन गो फॉर द बुक, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा एनी विच वे। तो मैं बस वो जो स्पेसिफिक टर्म्स है मैं उनको उसमें से देख लेती थी, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, एंड एवरीथिंग, ये मैं वहाँ से देख लिया करती थी। एंड आई यूज़ टू मेक शॉर्ट नोट्स। मेरे पास ना ऐसे आई यूज़ टू लाइक A4 को ना मैं हाफ़ कर दिया करती थी, और उसमें ना एकदम बहुत छोटे छोटे नोट्स लिखती थी पॉइंटर्स के फॉर्म में ज्योग्राफी में। जैसे कि एल नीनो में आई यूज़ टू मेक अ डायग्राम, और कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, कौन सा ओशन है, एंड एवरीथिंग, वो मैं ना छोटे छोटे लिख के रख देती थी। और हर चैप्टर का ऐसा छोटा छोटा मैंने 4-5 पेज का नोट बनाया हुआ था। उससे क्या होता है, अगेन आई वुड से, कि आप कितना पढ़ते हो उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना रिवाइज करते हो। प्रीलिम्स में जाने से पहले आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आपको रहता है कि ओके अभी मैं जस्ट 2-3 घंटे में निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, एंड मुझे देखना है कि सारा चीज़ है कि नहीं। आपके पास ये छोटे छोटे हैंड बुकलेट्स होंगे ना, तो आप जल्दी से उसको देख सकते हो, तो आप ना इटसेल्फ थोड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए मैंने बस एक ही बुक फॉलो करी थी, दैट इज़ पीएमएफआईएस की इन्वायरमेंट की बुक आती है, और मुझे लगता है इट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, बीट वैल्यू एडिशन या बीट प्रीलिम्स और बीट मेंस, दैट इज़ मोर देन इनफ। अदर देन दैट ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है ही आपका। उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का आई रेफर्ड ओनली टू मैगजीन्स, जो करंट अफेयर्स के हमारे मैगजीन्स आते हैं विजन के, बस वो, एंड अगर कुछ न्यूज़ में नया है तो दैट्स इट। और साइंस एंड टेक का अलग से मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर एम आई मिसिंग समथिंग, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। प्लीज़ गाइज अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो बता दो। ओके, करंट अफेयर्स कहाँ से करें? करंट अफेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि व्हेन आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी, मैंने नोटिस किया था कि बिकॉज ऑफ मैगजीन्स लोग न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि ओके फाइन, आई हैव माई मैगज़ीन और मैं मैगज़ीन कर लूँ एंड दैट्स इट। नहीं, यू कैन नॉट मिस द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर करना ही है। रीज़न बीइंग, आपको वो तीनों स्टेज में काम आएगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आपको ओपिनियन आपका फॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, न्यूज़पेपर मैंने कौन सा करा था? पहले मैंने न्यूज़पेपर फर्स्ट आई रेफर टू द हिंदू, बट हिंदू मुझे थोड़ा सा एक टाइम के बाद मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लगा, सो आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस। एनी विच वे कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा है, बट मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे क्यों शिफ्ट किया था, लेट मी एक्सप्लेन। इंडियन एक्सप्रेस में 3 पेजेस होते हैं, 3-4 पेजेस, एंड मुझे लगता है कि हमारे प्रिपरेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द एक्सप्लेन्ड पेज, जिसमें करंट में जो चीज़ें उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेकेंड इज़ द आइडियाज़ पेज, एंड थर्ड इज़ वन स्पेशल पेज जो वो करते हैं, दैट इज़ यूपीएससी स्पेशल। तो ये 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके, मतलब मैंने तो वो थॉरली किया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें उसका नोट्स बनाना है कि नहीं। सी,
न्यूज़पेपर का नोट बनाना इज़ अ ह्यूज टास्क। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसका नोट्स बनाओगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो तब तो फिर 3-4 घंटे आपके उसी में चले जाएँगे, एंड उतने घंटे नहीं लगाने होते हैं। सो व्हाट आई यूज़ टू डू वाज़ कि मेरे पास एक छोटी डायरी रहती थी। जभी भी ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में मुझे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा या कोई डेटाज़ दिखे किसी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि बहुत बार आपके ओपिनियन सेक्शन में या एडिटोरियल्स में भी जो बड़े-बड़े एडिटोरियल्स आते हैं, उसमें बहुत सारे डेटाज़ रहते हैं। आई यूज़ टू राइट दोज़ डेटाज़। या फिर अगर कभी जीएलओएफ के बारे में कुछ दिन पहले जीएलओएफ के बारे में आया था, गोल्डीन के बारे में आया था, तो आई यूज़ टू राइट दोज़ कीवर्ड्स इन अ डायरी, और उसके साइड में आई यूज़ टू जस्ट मेंशन अ लाइन, and I used to mention a line describing that. So उससे मुझे ये हुआ कि कभी भी अगर मुझे करंट अफेयर ब्रशअप करना होता था, सी सबको पता है कि कोई भी मैगज़ीन आप उठा लो, 12 और 13 मंथ्स की मैगज़ीन हम लोग करते हैं, एंड ईच मैगज़ीन इज़ 100 पेजेस। वो बहुत डिफ़िकल्ट है रिवाइज़ करने में, अनटिल एंड अनलेस आपने उसके नोट्स बना रखे हो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता नोट्स बहुत लोग बनाते होंगे उसका, बिकॉज़ वो खुद में कंप्लीट करना एक ह्यूमंगस टास्क होता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं करंट अफेयर्स का मैगज़ीन पढ़ लेती थी, न्यूज़पेपर मेरा डेली होता था, और उसके वो पॉइंटर्स मैं लिख लिया करती थी, एंड उसके बाद फिर अदर देन दैट पॉइंटर्स करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट दे दिया करती थी। मैं पर्सनली मैंने टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आई यूज़ टू जस्ट गो इन द मार्केट, और मुझे जो टेस्ट सीरीज़ ठीक लगता था, आई यूज़ टू ब्रिंग दैट एंड उसका टेस्ट देती थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक टेस्ट दिया था राउज़ का, उसका हर मंथ का 50 क्वेश्चंस का टेस्ट आता है, मैं वो देती थी एंड उसको बार बार रिवाइज़ करती थी, और अगर उससे कुछ नया मुझे मिला तो आई यूज़ टू राइट इट डाउन इन द डायरी, ठीक है। और अदर देन दैट, जब प्रीलिम्स को आई गेस 30 to 15 डेज़ बाकी होगा, अभी शायद होने मतलब कुछ दिन बाद, दृष्टि आईएएस एक पीटी स्प्रिंट नाम का एक नॉट बुकलेट बट एक टेस्ट निकालती है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, और उसमें आपको हर सब्जेक्ट का उस साल का जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ है वो आपको मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे इकोनॉमी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, तो उसमें आप अगर उसका देखोगे तो इट वुड हैव 200 to 250 क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तो 50 to 60 क्वेश्चंस। तो वो ना रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। एक तो मेरा एक रहा है कि आई हैव फोकस्ड मोर ऑन गिविंग टेस्ट्स एंड लेस ऑन एक्चुअली रीडिंग, क्योंकि क्या है ना कि जब आप टेस्ट देते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें रिटेन कर पाते हो, बिकॉज आप 2 घंटे एक पेपर में बैठ रहे हो, आप सोच रहे हो उस पेपर के बारे में, ठीक है। फिर आपको पता चलता है कि ओके ये गलत है, तो दैट थिंकिंग प्रोसेस वो आपके दिमाग में ना इम्प्रिंट हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल दी एस्पिरेंट्स जो भी अभी इस साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट प्रीलिम्स को ज़्यादा दिन बाकी नहीं है आपका, आई वुड से स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि जो भी आपके बेसिक बुक्स है आप उसको रिवाइज़ करो एंड टेस्ट दो। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, यू कैन नॉट स्किप गिविंग टेस्ट, बिकॉज फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना मार्क्स आ रहा है, बट टेस्ट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक और चीज़ टेस्ट के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगी, दैट मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ बेटर टू शफल एंड गिव द टेस्ट। शफल एज इन, लेट मी एक्सप्लेन, जैसे कि मैं पहले मैंने करा था कि ठीक है मैं राउज़ का टेस्ट दूंगी, एंड आफ्टर 10-15 टेस्ट्स हुआ क्या दैट आई कुड प्रेडिक्ट कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, एंड ऑल्सो क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगे। सो हुआ क्या दैट मेरे मार्क्स तो बढ़ रहे थे बट इफ़ेक्टिवली वो बढ़ नहीं रहे थे। इट वॉज काइंड ऑफ व्हाट आई से चीटिंग बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ आंसर्स मुझे पहले से ही पता थे, उसके टेस्ट में पहले भी आ चुके थे। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो एक ही कोचिंग के बहुत सारे टेस्ट्स मत दो, अपना शफल करो। इतने सारे हमारे मतलब मार्केट में आप जाओगे या फिर ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे, आपको इतने सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, बी इट जीएस स्कोर हो गया, फोरम आईएएस हो गया, राउज़ हो गए, बाजीराम हो गए, आप शफल करके दो। उससे क्या होगा कि आपको ना डिफरेंट टेस्ट टाइप
की आदत हो जाएगी, एंड कभी भी आप यूपीएससी के हॉल में जाके ना आप शॉक में नहीं आओगे कि ये क्या पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट इज, अब आता है हमारा मेंस का तैयारी कि मेंस कैसे करें, कि साथ में करना है बाद में करना है। ओके, तो मेरा क्या था कि मैंने ना आंसर राइटिंग नहीं की थी। मुझे था, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है एक बार, दो बार, तीन बार, तो हमें पहले ये होता है कि बस पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, मेरा भी वही था कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो आंसर राइटिंग एंड ऑल मैंने कुछ नहीं करा था। बट वो जो 3 मंथ्स है ना, उस 3 मंथ्स में मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी। आई वुड से मैंने 20-25 पेपर्स लिखे थे उस 3 मंथ्स के टाइम में, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। हाँ, अब इसका ये है कि इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है और कब करनी है। अभी जो इस साल जो दे रहे हैं, आप अभी मेंस नहीं कर सकते। मतलब अभी इट वुड बी अ डेथ ट्रैप अगर आप अभी जाके मेंस के लिए पढ़े, आप ऐसे पेपर उठा ले, आप ऐसे उठा ले या फिर आप एथिक्स उठा ले। नो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट दिस पॉइंट। 2025 वाले जो हैं, जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं, आई वुड सजेस्ट देम कि आप प्रीलिम्स और मेंस का साथ में तैयारी करो। ठीक है, कोई भी एनी विच में दोनों के जो बारिंग फ्यू सब्जेक्ट्स जैसे गवर्नेंस हो गया, उसके बाद फिर एथिक्स हो गया एंड सोशल इश्यूज हो गए, ये भी बारिंग फ्यू, बाकी सारे ओवरलैपिंग ही हैं। सो आपने जो मेंस में प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा होगा, मेंस के लिए बस यही करना है कि उस चीज़ के पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स के लिए आई एम श्योर आप बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लेंगे आप कि हाँ कैसे होता है एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई मीन एक गवर्नर दो जगह का गवर्नर हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। बट जब आप मेन स्पेसिफिक, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द चैट्स। गाइज, मैं चैट्स का प्लीज़ इफ़ यू अलाउ मी, मैं लास्ट में आप लोगों को आंसर करूँगी। ठीक है, डाउट पूछ सकती हूँ। ओके, जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स है ना, मैं ना लास्ट में बोल देती हूँ। ठीक है, बिकॉज बीच में मैं बोलूँगी तो वो फ्लो टूट जाएगा। सो वेयर वाज आई। हाँ, तो जैसे मैं इस बार के मेंस के पेपर की बात कर रही हूँ, पॉलिटी का पेपर, आई मीन जीएस पेपर 2, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स आप प्रीलिम्स के नॉलेज से ही आपका हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस आप अगर प्रीलिम्स का आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मेंस में भी आ जाएगा। सी, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि हमें पता होती है चीज़ें, हमारे दिमाग में हैं, जब हम दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा हमको इतनी सारी चीज़ें पता है, बट जब हम उसको लिखने जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। तब हम मतलब उस चीज़ को एग्जैक्टली पेपर में ला नहीं पाते। तो वो प्रॉब्लम तभी ठीक होगा जब आप पेपर लिखेंगे। ठीक है, 2024 अपीयरिंग वाले, आप लोग के पास अभी भी बहुत टाइम है मेंस के लिए। सो आप प्लीज़, आप यू डोंट वरी, वो 3 मंथ्स आंसर राइटिंग के लिए इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट इज़, इसमें कुछ कुछ पेपर्स आते हैं जैसे कि ऐसे पेपर। तो पहले मैं ऐसे पेपर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कभी ऐसे नहीं लिखा। आपको 1000 वर्ड्स के 2 ऐसे लिखने होते हैं। 1000 वर्ड्स मतलब एटलीस्ट 10 to 12 पेजेस यूपीएससी के। वेरी डिफ़िकल्ट। रीज़न बीइंग कि एक टाइम के बाद ना आपके पॉइंट्स रिपीट होने लगते हैं। सो फॉर दैट मैंने 15 डेज़ की एक क्लास की थी, विकास रंजन सर से मैंने एक क्लास ली थी, और वो क्लास भी की थी मैंने प्रीलिम्स और मेंस का जो वो 3 मंथ्स था टाइम, उस बीच में मैंने क्लास की थी। ठीक है, तो वो उस क्लास में क्या हुआ, बेसिकली उन्होंने हम लोगों को ऐसे नहीं लिखा है, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे लिखना कैसे है। सो मैं वही स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी जो इस बार मेरे ऐसे के मार्क्स 137 है। एंड ऐसा आई डोंट नो, बट लोग बोल रहे हैं कि ठीक ठाक अच्छा मार्क्स है। सो आई वुड शेयर कि मैंने क्या किया था। तो फर्स्ट इज़, ऐसे में हमारा क्या होता है कि 3 पार्ट, इंट्रो, वो हर उसमें 3 पार्ट होता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है,
सो इंट्रो में आप क्या करते हो, जैसे कोई भी ऐसे आया, आप इंट्रो में उतना लिखोगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक। इंट्रो इतना ही काफ़ी होता है। अगर वो फिलोसॉफिकल ऐसे आया तो व्हाट इज़ योर से ऑन द टॉपिक, एज वेल एज आपको ये लिखना है इंट्रो में कि आप बॉडी में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करोगे, उसका एक जिस्ट देना है इंट्रो में। नेक्स्ट इज़ हमारा बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि जैसे कि हम जब ऐसे लिखने जाते हैं तो 2 पेज के बाद ना वो एक ब्लॉक आ जाता है कि हमें पता नहीं होता है क्या क्या लिखना है उसमें। तो सर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि यू जस्ट रिमेंबर आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या है, हमारे बहुत सारे मतलब मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हमें पढ़नी होती है। फर्स्ट इज़ कोई भी ऐसे है उसको पहले आप सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, उसको नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, वल्नरेबल लोगों के पर्सपेक्टिव से, वुमेन पर्सपेक्टिव, उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आपका फिर आ गया रिलीजियस पर्सपेक्टिव। सो ऐसे जब आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेम टॉपिक देखेंगे ना, तो यू वुड सी दैट इन दी एंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने को। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं एक ऐसे लिख पाऊँ, बट जब मैंने चीज़ों को डिवाइड किया ना, तो मुझे पता चला कि नॉलेज है, जस्ट दैट कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसको करना कैसे है। सो खैर ऐसे इन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक आई वुड से, मतलब उसको डिस्कस करने के लिए अगर मैं ऐसे का ही डिस्कस करने लगूँ तो 1 घंटे इसी में चले जाएंगे। सो आई वुड जस्ट गिव यू द जिस्ट ऑफ इट जो मैंने किया था। तो आप हर एक इन सारे पर्सपेक्टिव से आप एक बार थीसिस लिखेंगे, आप एंटी थीसिस लिखेंगे, फॉर में बोलेंगे, अगेंस्ट में बोलेंगे, एंड व्हाट हैपन कि उसके बाद फिर आता है कंक्लूजन। कि कंक्लूजन में आप जनरली कुछ नया चीज़ नहीं लिखते हैं। कंक्लूजन जब आता है ऐसे का, तो आपने जो ऊपर लिखा है ना, आप उसी को समराइज़ करके कंक्लूजन में लिखते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। हम लोगों को बोला जाता था टू कीप ऐसे इज़ पॉजिटिव। अगर बहुत ज़्यादा मतलब अब बहुत नेगेटिव डजंट वर्क, बिकॉज जो पढ़ रहे हैं इट वुड फील गुड, मतलब उनको भी अच्छा लगेगा अगर आपने थोड़ा बहुत पॉजिटिव ज़्यादा लिखा है रादर देन नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव डिस्कस नहीं करना है बट सोल्यूशन के साथ डिस्कस करना है। सो ऐसे का मैं अगर कभी मुझे मौका मिला तो आई वुड श्योरली कम ऑनलाइन और ऐसे का मैं पूरा बताऊँगी कि क्या करना है उसमें। ऑप्शनल का, जिनका मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो मैं सिर्फ PSIR के लिए ही बोलूँगी कि मैंने बस क्लास नोट्स पे रिलाई किया था, नथिंग अदर देन दैट। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए न्यूज़पेपर मैंने देखा था, मैगजीन्स देखी थी, एंड वो 3 मंथ्स का टाइम था मेरे पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उस 3 मंथ्स के टाइम में मैंने टेस्ट लिखे थे बहुत सारे, ठीक है। आई वुड से 10 to 12 टेस्ट्स मैंने लिखे थे। नेक्स्ट इज़ हाँ, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, ओके। सो एथिक्स में भी मुझे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे जबकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छा मार्क्स, बिकॉज एथिक्स का पेपर जनरली उतना अच्छे लोग मार्क्स देते नहीं हैं, बट आई गॉट 125 एथिक्स में। तो एथिक्स का मेरा क्या था, एथिक्स में मैंने एक बहुत छोटा सा, मैंने लाइक लुकमान नहीं पढ़ी थी एथिक्स के लिए, ठीक है। मैंने एक बार अन अकेडमी में एक प्रकाश दत्त सर है, उनकी एक क्लास की थी, और उस क्लास में मुझे मतलब एक इतनी सी डायरी की आई वुड से नोट बनी थी, जिसमें बेसिक जो एथिक्स के टर्म्स होते हैं, मोरालिटी एंड एवरीथिंग, वो मैंने लिख के रखा था। कुछ छोटे मोटे बेसिक एग्जांपल्स न्यूज़पेपर से उठाती थी, और वो एग्जांपल्स आई एम श्योर सबको पता होगा, TN सेशान सर हो गए, मतलब ये सारे एग्जांपल्स जो ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल्स नहीं, वुमेन के लिए सावित्री बाई फूले, ये सारे मतलब बेसिक एग्जांपल्स जो थे वो मैंने लिख के रखा था। अदर देन दैट मैंने PYQs किए थे। आई वुड से मेंस की प्रिपरेशन में अगर किसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे पास दृष्टि की एक बुक थी 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एंड व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं उसके क्वेश्चंस देखती थी इन अ पेज, आई यूज़ टू जस्ट राइट द पॉइंट्स कि अगर मुझे वो लिखना है तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करूँगी आंसर में। पूरे आंसर फॉर्मेट में मैं नहीं लिखती थी। सो वो पॉइंट्स लिख के फिर मैं चेक करती थी उस बुक में, या फिर अगर मैं जो मटेरियल्स है मेरे पास कि कौन से पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हैं, देन आई यूज़ टू अपडेट दैट। सो आई वुड से कि PYQs
नॉट ओनली जस्ट इन जीएस पेपर 1 2 3 4 बट ऑप्शनल में भी PYQs ने मुझे बहुत हेल्प किया। ऑप्शनल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो रिपीटेटिव होते हैं और वो आते ही हैं। एंड कोई भी ऑप्शनल हो, मैं बोलूँगी कि PYQ इज़ अ मस्ट। आपको अगर आप इवन सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस, सो दैट उस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपके पास मटेरियल हो, मतलब आपके दिमाग में हो कि आपको लिखना क्या है। PYQ का ये इंपॉर्टेंस है। बहुतों ने मुझसे पूछा था कि प्रीलिम्स के लिए क्या मैंने कोई PYQ यूज़ किया था कि नहीं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी मैंने PYQ सॉल्व किया था। मैंने एक बार पूरा सॉल्व कर लिया था एंड उसमें से फिर जो जो मुझे लगा कि जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था। मैम आपका रूम रेंट कितना था दिल्ली में, ऑल्सो डिस्कस। ओके, लास्ट में करती हूँ वो डिस्कस रूम रेंट। ठीक है, तो PYQs इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्या PYQs को हमें एनालाइज़ करना है, कैसे एनालाइज़ करना है, मैंने एनालाइज़ नहीं किया था, मैंने बस पढ़ा था और मैंने ये देखा था कि कौन कौन से टॉपिक में मैं कमज़ोर हूँ। बिकॉज़ ये है कि आप क्वेश्चंस क्यों लगाते हो, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ हो गया, PYQs है, ये देखने के लिए कि आपकी जो लाइक प्रिपरेशन है वो कहाँ पे लैक कर रही है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज्योग्राफी का, लाइक इफ़ ऐसे ओशनोग्राफी पढ़ लिया है, बट फिर आप टेस्ट दे रहे हो, आपका उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आपको वो दिमाग में रखना है कि बिकॉज़ आपने पढ़ा है ना, आपका टेस्ट बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप फिर से पढ़ो। आप उस क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं और हम ना दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ आती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फोकस ऑन टेस्ट। जितना टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप शार्प, मतलब आपकी लाइक ऐसा होना चाहिए कि आपको रात 2 बजे भी कोई बोले कि हाँ उठ के टेस्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो। वो आपको ना शॉक, आगे के शॉक के लिए तैयार करता है। एनी विच में किसी को भी नहीं पता होता है कि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में कहाँ से पूछेगा या मेंस में कहाँ से पूछेगा। इट इज़ दोज 2 आवर्स जब आपको वहाँ पे जाके जो वहाँ पे पेपर में आया है वो देख के अब्जॉर्ब करना है और उसको फिर आपको डील करना है उस क्वेश्चन से। नेक्स्ट इज PYQ से एक और चीज़ होता है कि आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी आ जाती है और ये ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जितने लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया होगा या जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, सबको सारे क्वेश्चंस उन्होंने, मतलब लाइक मैंने 88 अटैम्प्ट किया था। ठीक है, अभी तक मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स आए नहीं क्योंकि मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज भी था। तो आपको क्या लगता है कि 88 में से क्या ऐसा था कि लाइक 50% एकदम मैं फुल मुझे पता था? नहीं होता है, वो किसी के साथ नहीं होता है। लोगों को 50% पता होता है, कभी कभी 70% पता होता है। तो उस टाइम पे क्या हेल्प करता है? उस टाइम पे हेल्प करता है कि इंटेलिजेंट गेसिंग हेल्प करती है। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे आती है? आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या रिवाइज कर रहे हो, आपने कौन कौन से टेस्ट दिए हैं, इनसे इंटेलिजेंट गेसिंग आपको करने में मदद मिलती है। बिकॉज कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों में आपने कभी ना कभी ये चीज़ पढ़ी होगी, तो वो चीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना एग्जाम हॉल में आपको क्लिक कर जाती है कि ओके ये हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज इंटेलिजेंट गेसिंग। नेक्स्ट इज, हाँ ओके, एक क्वेश्चन मुझे था कि आपने आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया था? तो पहले मैंने जो ऑप्शनल चूज़ किया था इट वाज अ डिज़ास्टर। मैं नहीं कर पाई, लोग करते हैं। इस बार भी जो AIR 1 है उनका भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही था ऑप्शनल, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज मुझसे नहीं हो पाया टाइम मैनेजमेंट। सो मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बोला गया था दैट इसकी ओवरलैपिंग बहुत है, इसके मटेरियल्स बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, एंड थर्ड इज़ कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाउएवर स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ठीक है, लॉ ऑप्शनल के बारे में बोला जाता था कि लोग उतने आते नहीं हैं, बट इस साल लॉ ऑप्शनल ने भी बहुत अच्छा किया है। सो स्कोरिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बट मैंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा था कि ओके अगर मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आई वुड बी चूजिंग समथिंग जो कि मुझे बेस्ट पॉसिबल वे दे कि मैं आई जस्ट कैन सेल थ्रू इट। ओके, बुक लिस्ट मैंने बताया है आपको। अदर देन बुक लिस्ट, मैगज़ीन की मैं बात करूँ, आप कोई भी मैगज़ीन ले ले, फ़र्क नहीं पड़ता, सबके मैगज़ीन सेम है। ठीक है, क्या बाय हार्ट करना है पूरे मैगज़ीन? नहीं, पॉसिबल नहीं है बाय हार्ट कर पाना। ठीक है, कोई नहीं कर पाता। रिवाइज़ अगर आपको करना है मैगज़ीन, ओके वन मोर थिंग, अगर आपको मैगज़ीन रिवाइज़ करना है, 2 तरीके हैं। या तो आप जब पहले मैगज़ीन पढ़ रहे हो तब आप हाईलाइट कर लो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज़, अगर आपने
अगर आपके पास टाइम है या आप अगर स्पीड लिख सकते हैं तो आई वुड से मैगज़ीन के सामने आप एक पेज ले लो और उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट डेटाज़ है, प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें हैं, आप उनको लिख के रख लो। तो क्या होता है कि आप जाने से पहले ना, आप लाइक हॉल में जाने से पहले अगर आप एक बार देख लो ना, तो आप खुद में तसल्ली हो जाएगी कि चलो मैंने कर लिया। कभी कभी ना कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि आप, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 2022 का जो प्रीलिम्स था, एक मिनट, हाँ, 2022 का प्रीलिम्स आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स, रीज़न बीइंग दैट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ दैट आई वॉज सो मच कॉशियस कि ये मेरा सही होगा कि नहीं होगा, दैट जस्ट वेट अ मिनट, थैंक यू। हाँ, रीज़न बीइंग दैट कि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। इवन जो चीज़ें मैं जानती भी थी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने उसको टिक करके नहीं आई। बट सेम 2023 में ये हुआ दैट मैंने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इन दी फर्स्ट इंस्टेंस मुझे ये लगा कि शायद मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, बट उस लाइक 2023 के अटेम्प्ट में मैं थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। मैं हॉल में घुसने से पहले भी आई वॉज सीइंग दैट शॉर्ट नोट्स, तो वो ना एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। ठीक है, अब जब हम नोट्स की बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, अभी मेरे पास एट प्रेजेंट है नहीं वो। ठीक है, तो जैसे इन्वायरमेंट का मैंने क्या किया था, एक एक चैप्टर्स है उसके, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैंने हर एक चैप्टर के सामने एक छोटा सा लाइक A4 को हाफ करके उसका छोटा सा बना के उस चैप्टर की ना हल्की सी समरी टाइप, मतलब उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर आप चैप्टर ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन क्या क्या है एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने उसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में रख दिया था। एंड जब मैं अभी भी मुझे याद है, जब मैं अपना अटैम्प्ट देने गई थी, मैंने वो सारे ना रख लिए थे कि हाँ घुसने से पहले मैं पढ़ लूँगी। एंड मुझे वो फ़ायदा भी हुआ बिकॉज़ इस बार प्रीलिम्स में एक कम्युनिटी फॉरेस्ट, रिज़र्व फॉरेस्ट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। एंड मैंने वो जस्ट पढ़ के मैं घुसी थी बिकॉज़ मेरे पास वो छोटे छोटे नोट बने हुए थे। तो वो एक फील गुड फैक्टर हुआ कि हाँ मैंने किया था वो। तो नोट्स अगर आपको बनाने हैं, अच्छा हाँ, फिज़िकल नोट या डिजिटल नोट, एनी नोट जिसमें आप कंफर्टेबल है। मैं पर्सनली डिजिटली उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं जनरली पेपर एंड पेन, मतलब मैं प्रेफर करती हूँ पेपर एंड पेन, तो मैं उसमें करती हूँ। लोग बहुत एवर नोट पे भी करते हैं, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके अब मेंस आंसर राइटिंग। सो मेंस आंसर राइटिंग का क्या है कि मैंने फोरम का MGP ज्वाइन किया था। उसमें उनके पास 16 टेस्ट्स थे एंड आई यूज़ टू, मेरा क्या था कि क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो आप समझ सकते हो कि जब फर्स्ट टेस्ट देने गई होंगी तो क्या सिचुएशन रही होगी मेरी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आता ही नहीं, बट स्टिल आई वेंट। मुझे वो पेपर कंप्लीट करने में 5 आवर्स लग गए। लाइक 3 आवर्स का पेपर मैंने 5 आवर्स में कंप्लीट किया एंड आई वाज शैटर्ड, ये सोच के कि 3 आवर्स में आई कुड जस्ट कंप्लीट फ्यू क्वेश्चंस, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज राइटिंग, सो इट्स ओके। होता है, आपको आंसर नहीं आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपका टाइम भी लाइक एक्सटेंड हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इट्स ओके, आप देते रहो। नेवर डू अ थिंग कि जैसे आज आपका शेड्यूल्ड है टेस्ट एंड आप उसको टाल रहे हो कि नहीं नहीं थोड़ा सा और पढ़ के ना मैं फिर टेस्ट देने जाऊँगी। नहीं होगा, पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी, आप कब टेस्ट देने जाओगे। इट इज़, जब आप टेस्ट दे के आओगे ना तो आपको खुद में लगेगा कि नहीं कुछ तो किया है मैंने, अच्छा लगेगा आपको खुद में, वो भी एक कॉन्फिडेंस होता है। पता है, मेंस के टेस्ट के बाद जब मैं एक्चुअल हॉल में लिखने गई थी ना, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो किसी को, मतलब जो मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता थे, बट बिकॉज मुझे पता था कि कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, उस टॉपिक के भी इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं एक छोटा सा ही हो लेकिन मैंने एक आंसर लिखा, और ये ज़रूरी होता है। एंड अबाउट स्पीड के बारे में सब बोलते हैं कि स्पीड कैसे हम लाइक बहुतों के स्पीड कम होते हैं, मेरा लकीली स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, राइटिंग स्पीड। अगर आपका स्पीड कम है तो आप प्रैक्टिस कीजिए आंसर्स, आप घड़ी के साथ बैठिए और आंसर्स लिखिए, क्योंकि स्पीड की ज़रूरत है।
वेल, अब नेक्स्ट इज़ दो चीज़ें होती है मेंस के पेपर में। या तो आप इतना अच्छा लिखो कि आपको आपने जितने लिखे हैं उसमें आपको पूरा लाइक यू गेट वेरी गुड मार्क्स, और यू कैन डू इज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. My strategy was to attempt all the questions, and I am sure many of the people out there जिन्होंने ये like एग्ज़ाम क्लियर किया है, my fellow rankers, they would be also agreeing to it that बहुत सारे लोगों ने यही कोशिश किया कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. क्योंकि सी मैं बताती हूँ होता क्या, आपने एक 10 मार्क के क्वेश्चन में आपने एवरेज आंसर लिखा, आपको 4 मिल गया. आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, आपको 6 मिल गया. बट वहीं पे आपने एवरेज आंसर लिखा और आपने एक दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया, तो आपको ज़्यादा क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आपका अगर स्पीड कम है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार इसी से ही निकल जाता है प्रीलिम्स, सॉरी मेंस. ओके. एंड हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, एथिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है. मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने देखा था कि हाँ वो कंप्लीट नहीं होता है. इवन आई स्ट्रगल्ड इट टू कंप्लीट मेंस लाइक एक्चुअल एग्ज़ाम में भी. तो मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा पीछे से लाइक स्टार्ट करती थी कि जो ज़्यादा मार्कर क्वेश्चंस है 15 मार्कर पहले मैं कर लूँ, उसके बाद इधर 10 मार्कर करूँ, सो दैट कि अगर मेरे क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो एटलीस्ट 15 मार्कर ना छूटे, 10 मार्कर छूट जाए तो आई कैन मैनेज विद इट. ठीक है. तो पहले मैं केस स्टडीज़ करती थी और उसके बाद इधर आके मैंने बाकी जो अदर दैन थियोरिटिकल पार्ट था वो मैं कैटर करती थी. बट आपको टाइम की कमी होगी बिकॉज केस स्टडीज़ इन इटसेल्फ बहुत लंबे होते हैं. ठीक है. आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी मैम? ओके. सो मैं ये क्वेश्चन का आंसर अभी देने वाली थी कि मिस्टेक्स क्या क्या था मेरे. सबसे पहला मिस्टेक दैट मैं परसिस्टेंट नहीं थी. लाइक आज मैंने पढ़ लिया 12 घंटे, कल आई वुड लाइक कि ठीक है 3 घंटे 4 घंटे में ओवर. ये नहीं करना होता. ये 1 साल आपको डेडिकेट करना पड़ेगा. ट्राई कि आप एटलीस्ट हर रोज़ 7 से 8 घंटे बैठें. बिकॉज़ पता है क्या होता है कि इनर आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं रोज़ बैठ रहा हूँ, लेकिन जब आप इन अ लॉन्ग रन देखोगे ना, आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी. मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं ज़्यादा मेरे सिटिंग आवर्स कम हुआ करती थी क्योंकि मेरा ना माइंड थोड़ा सा, आई यूज़ टू बी वेरी मच पेशेंस नहीं रहता था मुझे कि 3 घंटे के बाद मुझे लगता था कि ओके फिर कहीं पे आती हूँ घूम के, इसके बाद ये पढ़ना है वो. मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती थी लाइब्रेरी में. तो मेरा ये रहता था कि एटलीस्ट मैं जितना देर बैठ रही हूँ, फ़ोन हटाओ साइड में, लैपटॉप आईपैड जो भी है आपके पास साइड में हटाओ, यू एंड योर बुक, यही होना चाहिए. दोस्तों से बात, ये सब आसपास में हेलो हाय थोड़ा सा बंद करके. अगर आप लाइब्रेरी में 5 घंटे बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई कि उसकी एफिशिएंसी 4 आवर्स हो. नहीं तो मतलब नहीं है उतने देर बैठने का, फिर तो आप घर पे ही आके बैठ जाओ आराम से, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट इज़ कि क्या सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है, घर पे नहीं होती है? घर पे भी होती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन. मैं बोलूँगी कि मैं थोड़ी सी इनडिसिप्लिन टाइप थी, तो मैं घर पे जब पढ़ती थी तो थोड़ी देर बाद मैंने कोई सीरीज़ लगा लिया या मैं लेट गई, यही होता था. तो सबसे पहला मिस्टेक मेरा ये था दैट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी. एंड स्टार्टिंग के जो 3 प्रीलिम्स मैंने नहीं निकाला, उसका रीज़न भी यही था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी. तो ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, 8 घंटे आप पढ़ो, आराम से 8 घंटे पढ़ो. आपको चाहिए अगर आपका प्रीलिम्स दूर है, जैसे कि अगर प्रीलिम्स सिर्फ 3 महीने दूर है तब तो ठीक है, ओके ज़्यादा ब्रेक भी मत लो. बट जनरली जब मेरा प्रीलिम्स थोड़ा दूर था तो आई यूज़ टू बी लाइक 6 डेज़ में पढ़ती थी. संडे का दिन आई यूज़ टू कीप इट टू माई सेल्फ कि कहीं चले गए, सो दैट ना वो एक व्हाट आई विल से मंडे के लिए मुझे एनर्जी वापस मिल जाती थी. सो बी कंसिस्टेंट. सेकेंड इज़ लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन के पीछे भागते हैं. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैंने कभी ये मटेरियल उठा लिया, कभी वो मटेरियल उठा लिया. एनसीईआरटी एक बार पढ़ के मैंने छोड़ दिया कि अब क्या, एनसीईआरटी तो बच्चों का है, पूछते भी नहीं है एनसीईआरटी से, क्यों पढूं. ठीक है. लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ के छोड़ दिया कि ठीक है मार्केट में एक और मटेरियल में वो उठा लेती हूँ. ये नहीं करना होता है. जो बेसिक बुक्स है आप उनको रिवाइज़ करो. वैल्यू एडिशन बहुत बात की बात है,
पहले जो बेसिक बुक्स है उसमें आपकी पकड़ इतनी होनी चाहिए कि अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो आपके बनने चाहिए, एटलीस्ट ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है। आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगना चाहिए कि 11th-12th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी से पूछ लिया है या लाइक कि ये कहाँ पढ़ा था। एटलीस्ट वो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये तो फेमिलियर है, पढ़ा तो था मैंने। थर्ड इज़ कि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी कोई, आई वॉज जस्ट स्टडिंग, मतलब पढ़ ही रही हूँ, पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए मैंने ये किया कि आई रेफर टू सिलेबस। सिलेबस आई वुड से गाइडिंग लाइट है जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बिकॉज आपको क्या इस एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप कितना आप जितना कंसाइज रखोगे ना चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो फिर एवरीथिंग अंडर द सन आप पढ़ लो जितना आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स आप अगर 12 महीने के भी आपने रिवाइज कर लिया तो भी ऐसे करंट अफेयर्स आएंगे ही जिसमें आपको लगेगा कि ये तो कभी सुना ही नहीं, तो ये होना ही है। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि मार्केट में जो बुक दिखा आप वही बुक उठा के पढ़ लो, नहीं। सिलेबस आप देखो, उसमें टॉपिक्स है, वो टॉपिक आप बेसिक बुक से उठाओ, उस टॉपिक का आप मैगजीन में देखो कि क्या करंट इवेंट में क्या चल रहा है, को रिलेट देम एंड देन स्टडी। मैं पॉलिटी में मेरा ये रहता था, जस्ट एन एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव, कि मैं लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ लिया, हाईलाइट कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर जब मैं करंट अफेयर्स देखती थी या फिर जब मैं न्यूज़पेपर देखती थी उसमें अगर कुछ पॉलिटी का टॉपिक आया है तो आई यूज़ टू राइट इट डाउन और मैं उसको लक्ष्मीकांत में फिर से रेफ़र कर लिया करती थी। तो इससे क्या होता था कि एक आइडिया होता था कि हो सकता है क्या पता करंट इवेंट्स में हो तो पूछ ले। जैसे अभी करंट में लिली थॉमस केस चल रहा है, तो अगर पूछे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़, हाँ, आंसर हमको पॉइंट वाइज लिखना है या फ्लो चार्ट या डायग्राम, ठीक है। तो मेरे आंसर राइटिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। जनरली मुझे जब मैं आंसर लिखती थी लाइक मेंस के लिए, जब मैंने फोरम का आंसर लिखती थी तो दे यूज़ टू ऑलवेज पॉइंट आउट कि आप पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं। तो आई वुड से कि मेरा मिक्स हुआ करता था, इट वुड हैव बीन पॉइंट्स एज वेल एज पैराग्राफ। सी, कोई भी क्वेश्चन हो मेंस में आपको कहीं ना कहीं वो शायद एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपने ओपिनियंस देने पड़ेंगे। आप एनालिसिस या ओपिनियन पॉइंट में नहीं कर सकते, वो आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा सो दैट सामने वाले को ना समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन थिंग, जब मैं PSIR का टेस्ट सीरीज़ दे रही थी, शुभ्रा रंजन मैम यूज़ टू टेल मी कि आंसर राइटिंग इज़ नथिंग बट स्टोरी टेलिंग। द बेटर यू कुक अ स्टोरी, द बेटर यू प्रेजेंट अ स्टोरी, सामने वाले को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे मैंने मतलब पेपर्स देखे हैं जिसमें आई हैव सीन कि जस्ट टू कंप्लीट द पेपर लोग जस्ट पॉइंट्स में लिख देते हैं, ऐसा गोला बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, पॉइंट्स में लिख दिए, उसका मीनिंग भी नहीं बन रहा है। सी, हमें उनको पॉइंट्स या हमें उनको इन्फॉर्मेशन से बोम्बार्ड नहीं करना है। उनके पास वो उन इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या, हमें उनको एक प्रॉपर एनालिसिस करके एक आंसर देना है कि उन्होंने जो पूछा है उसका सेंस निकल रहा है कि नहीं उससे, ठीक है। सो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि जहाँ पे मुझे मेरिट डीमेरिट लिखना हो, वे फॉरवर्ड लिखना हो, आई यूज़ टू राइट इन पॉइंट्स। अदर देन दैट जहाँ पे एनालिसिस की बात आई तो आई यूज़ टू डू इट इन पैराग्राफ्स। सो मेरा ना मिक्स हुआ करता था पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट इज़ फ्लो चार्ट। अगेन आई वुड लाइक टू से वन थिंग, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स के टाइम में ही क्लिक किया था तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं अलग से फ़्लो चार्ट्स बनाऊँ। मैंने मैगज़ीन्स में जो जो फ़्लो चार्ट्स देखे थे या फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ जो दिया था उनके जब मॉडल आंसर्स आते थे उसमें जो जो फ़्लो चार्ट्स था मैं उसी को रेफ़र कर लेती थी कि अगर इसमें से कुछ आए तो आई वुड बी मेकिंग इट, अगर टाइम परमिट करे देन आई वुड बी मेकिंग इट, एल्स आई वुड बी स्किपिंग इट। सी, ये जो डायग्राम्स होते हैं, ये फ्लो चार्ट्स एंड डेटास, ये आपके आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, ये आपके आंसर्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अगर मैंने शायद फ्लो चार्ट लिखा होता या फिर मैंने और डायग्राम बनाए होते, हो सकता है मुझे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट फोकस ऑन योर आंसर फर्स्ट एंड देन टू सब्सटैंशिएट ऑल दोज थिंग्स यू विल हैव टू राइट डेटास। इफ़ यू वांट यू कैन मेक charts, if you want you can make maps and everything. Okay, next is, just wait, मैं एक बार देख लेती हूँ, सोर्स फॉर एथिक्स।
मैंने वैसे डिस्कस किया, बट आई विल से अगेन कि एथिक्स के लिए मैंने क्या किया था कि लुकमान की केस स्टडीज़ की बुक आती है, उसमें जस्ट वो मेंस के टाइम पे ही निकालती है, 50 केस स्टडीज़ होते हैं, डिफरेंट 50 केस स्टडीज़ होते थे। तो मैं वो एक बार गो थ्रू कर गई, सो दैट मुझे पता चले कि जब भी कोई केस स्टडी आए तो मुझे उसको लिखना कैसे है। जैसे कि मैं क्या करती थी, कोई भी केस स्टडी आता था सबसे पहले एक केस समरी लिख दिया करती थी कि ओके, इस जो इतना लंबा केस है उसका समरी ये है, ठीक है। नेक्स्ट आई यूज़ टू राइट द स्टेक होल्डर्स कि ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बाद द सोल्यूशन, ठीक है। एंड देन इन द एंड अगर मुझे कंक्लूजन देना होता था तो आई वुड बी यूजिंग गांधीज तलिस्मान, SDGs, ये सारी चीज़ों को देके आई यूज़ टू गिव द कंक्लूजन। या फिर अगर कोई आपके पास बहुत प्यारा प्रोवर्ब है और ये सारी चीज़ें तो ओके। एंड मेंस एथिक्स के कोर एथिक्स लाइक फॉर थियोरेटिकल पार्ट आई टोल्ड यू दैट मैंने अन अकेडमी की एक क्लास ज्वाइन की थी, वो ज़्यादा 20 क्लासेस की थी एंड वो बहुत पहले की थी। उसके नोट्स थे मेरे पास, मैंने बना के रखे हुए थे उसके नोट्स, तो मैंने बस उतना ही करा था। एंड अदर देन दैट जो नए एग्जाम्पल्स है एंड PYQs आर मस्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द फैक्ट दैट PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी योर गाइडिंग लाइट फॉर मेंस। तो आई वुड से नॉन नेगोशिएबल है, आपको PYQs देख के जाना ही है, करके नहीं जा रहे हो कम से कम देख के जाओ, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। Any preferable test series you would like to recommend? No, nothing preferable. मैं बोलूँगी कि just जंबल अप करो सारे टेस्ट सीरीज़ को, एक ही टेस्ट सीरीज़ करते रहोगे तो अगेन आपका मार्क्स बढ़ेगा बट इफेक्टिवली नहीं बढ़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। सो यस, नो प्रेफरेबल टेस्ट सीरीज़। हाँ, एक चीज़ है कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने राउस का दिया था, वो हर महीने का वो निकालता है टेस्ट सीरीज़, एक 50 क्वेश्चंस का रहता है, वो मैंने इसलिए दिया था कि वो रिवीजन के लिए आसान होता है। ओके, नेक्स्ट मैगज़ीन मैंने जैसे सब करते हैं मैंने भी वही किया, विजन, नथिंग। मैं मार्क्स एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ फॉर अ सेफ जोन। ओके, सेफ जोन सी मेरे मार्क्स आते थे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में, मेरे 60 भी आए हुए हैं, मेरे 110 भी आए हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टेस्ट सीरीज़ मैं दे रही हूँ। एंड इट इज़ अ फैक्ट, कुछ टेस्ट सीरीज़ बहुत इजी होते हैं और कुछ जैसे कि इफ़ आई गो फॉर नेक्स्ट IAS एंड ऑल, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। सो सेफ जोन तो कुछ होता नहीं है वैसे, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था, मेरे कुछ लास्ट क्लास के जब मैंने टेस्ट सीरीज़ दिए थे उसके मार्क्स मेरे आ रहे थे 70, 80, 90 ऐसे आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन, क्या पता अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया प्रीलिम्स तो शायद मैं ना क्लियर कर पाऊँ। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबका है, जिन्होंने क्लियर किया था सबका प्रॉब्लम सेम है कि नोबडी इज़ श्योर ऑफ द फैक्ट कि हाँ मैं बैठ रही हूँ तो मेरा हो ही जाएगा, नोबडी इज़ श्योर ऑफ इट। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द मार्क्स, आई वुड से आप टेस्ट देने में फोकस करो। नेक्स्ट चीज़ आप ये देखो कि जैसे कि टेस्ट आपने एक कोचिंग का टेस्ट दिया है कुछ, ठीक है, उसमें आपने एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से कीजिए, जो सही हुए हैं उनके भी, जो गलत हुए वो तो करना ही है। तो एक्सप्लेनेशंस में भी आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जो शायद आपने जब बेसिक बुक पढ़े यू जस्ट ओवरलुक दोज थिंग्स, ठीक है। जब आपने एक का दे दिया है, आपको ये बस ध्यान रखना है कि जब आप नेक्स्ट किसी और का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आया है, आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो रिविजन की कमी है, आई वुड से देन रिवाइज। सी टेस्ट सीरीज़ मैंने कितना दिया था, मैंने 45 to 50 टेस्ट सीरीज़ दिए थे GS के, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया था पता है कि एंड मोमेंट में ना मैं सारे रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, ठीक है। जिसके मैंने नोट्स बनाए थे मैंने वो रिवाइज़ कर लिए, और जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे टेस्ट सीरीज़ के वो मैं नहीं रिवाइज़ कर पाई। तो वही है, आप उतना करो जितने को आप रिवाइज़ कर सको। हाँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 10 करके बोलो कि नहीं मैं 10 रिवाइज़ कर पाऊँगा या पाऊँगी तो मैं 10 करूँगी, नहीं। थोड़ा एक क्या बोलूँ मैं, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ टेस्ट सीरीज़ तो थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए? ओके, मेरा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन था तो आई यूज़ टू फॉलो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, थोड़ा मैं फॉलो करती थी। अदर देन दैट मैंने यूट्यूब का बहुत साथ लिया, ठीक है। कुछ बहुत सारे जैसे कि आई वुड से कि एक चैनल है, कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे लाइक कुछ ऐसा हुआ, मैं बाहर हूँ और शायद उस दिन मेरा न्यूज़पेपर स्किप हो गया, लेकिन मुझे जानना है कि पूरे न्यूज़पेपर में क्या हुआ है। लेकिन हाँ, अगेन
ये जस्ट एक ऑल्टरनेटिव है, ये मेन चीज़ आपको नहीं बनानी है। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आपका मेन स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, इट इज़ जस्ट एन ऑल्टरनेटिव। ओके, तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब में एक चैनल है दीपक यादव एजुकेशन करके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि न्यूज़पेपर का डालते हैं, बट पर्सनली मुझे थोड़ा सा वो कंफर्टेबल लगता था, तो मैं उस चैनल में वो हर रोज़ सुबह उनका एक वीडियो आ जाता था, 1-2 आवर्स का आता था। तो अगर किसी दिन बाई चांस ऐसा हुआ कि फॉर सम रीज़न और दी अदर मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो मैं पहले वो चैनल देख लिया करती थी कि एटलीस्ट मैं अपडेटेड रहूँ। और ऐसा टाइम आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रही, मेरे भी प्रिपरेशन में ऐसे बहुत टाइम आया जब मैंने न्यूज़पेपर स्किप कर दिया, एंड फिर उसके बाद अगले दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले वो न्यूज़पेपर पढूँ, फिर आज का न्यूज़पेपर पढूँ, फिर बेसिक नोट्स पढूँ। तो वो जो पेंडिंग है ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता था कि समटाइम्स आप उसको नहीं कवर अप कर पाते थे। एक न्यूज़पेपर में आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर आप पेंडिंग करने जाओगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा आपको बस पेंडिंग न्यूज़पेपर्स कंप्लीट करने में। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए, देन यू कैन ट्राई टू सी दैट लेक्चर उस दिन का न्यूज़ का, सो दैट एटलीस्ट आपके दिमाग में हो कि ओके ये चीज़ें आज हुई हैं। मैम टाइम टेबल कैसे बनाए? ओके, टाइम टेबल जो चीज़ है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं पर्सनली, मुझे सुबह, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। मैं आई वोंट से कि मैं 5:30 बजे उठ जाती थी, नहीं, वो नहीं होता था मेरे से। आई यूज़ टू वेक अप एट 6 और 6:30। बाई 7:30 मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। 9:30 आई यूज़ टू कम बैक, मैं अपना नाश्ता करती थी। अगेन बाई 10 आई यूज़ टू गो टू 10 और 10:30 आई यूज़ टू गो बैक टू लाइब्रेरी। फिर लंच के टाइम वापस आती थी, 2 घंटे वहाँ ब्रेक ले लिया, एंड फिर देन अगेन गोइंग टू लाइब्रेरी। सो जब आप ऐसे देखोगे ना, आप देखोगे आपके दिन भर में जब आप इक्वल इंटरवल्स, थोड़े बहुत ब्रेक्स, थोड़ा ये चीज़ लोगे ना, तो आप देखोगे 8 to 9 आवर्स से ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, ब्रेक्स अगर आप कम लोगे तो अलग बात है, बट मेरा कम ब्रेक से नहीं होता था। मैं जब लंच के लिए आती थी, मुझे 2 घंटे की ब्रेक चाहिए होती थी कि मैं खाना खाऊँ, फिर थोड़ा रेस्ट करूँ और उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँ। वो ब्रेक भी ज़रूरी है। रीज़न बीइंग दैट कि आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। आप कितना देर लाइब्रेरी में बैठते हो, दैट इज़ वेरी इर्रेलेवेंट। आप कितना एफिशिएंटली उस टाइम पे यूटिलाइज़ करते हो, दैट इज़ रेलेवेंट, और वो हमको करना है। ओके, नेक्स्ट इज़, जस्ट वेट, मैम हाउ मच डेडिकेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर PSN with number of hours per day? Okay, first of all, your attempt, okay, my attempt was 4th attempt, and उसके बाद PYQ रिपीट होते हैं। हाँ, PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्पेसिफिकली मेंस में तो बहुत रिपीट होते हैं, तो मेंस के लिए तो आप स्किप नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी नॉट टू स्किप PYQs। ओके, एनी मेंटरशिप यू टुक? नो, आई वोंट से कि मैंने कोई मेंटरशिप लिया था। लकीली मेरे आसपास के कुछ बहुत प्यारे प्यारे लोग थे जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोवाइड किया मेंटर। वन बीइंग, सॉरी फॉर बीइंग इनफॉर्मल, बट सी, अभी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ तो मैं इनफॉर्मली बात कर रही हूँ। रीज़न बीइंग दैट कि मैं जो भी चीज़ें बोलूँगी, आई वुड वांट कि लोग उससे रिलेट कर पाए, रादर देन कि ये एक ऐसा हो कि हाँ आई एम कमिंग एंड मैंने ऑल फॉर्मल चीज़ें बोल के चली गई, उससे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो जब बात आती है कि मोटिवेशन की, या फिर जब बात आती है कि कैसे, जब मैं डीमोटिवेट हुआ करती थी तो आई यूज़ टू गेट मोटिवेटेड। सो फर्स्ट वुड बी, आई हैव अ वेरी नाइस पर्सन इन माई लाइफ, तो माई पार्टनर आई वुड से, so he has always motivated me. Other than that, my brother, he also stays nearby, so he used to motivate me. मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगी, आइसोलेशन इज़ नॉट द की। हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ा, लाइक मैंने जस्ट रिसेंटली अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, उससे पहले आई डिड नॉट हैड इंस्टाग्राम, आई डिड नॉट हैड स्नैपचैट्स, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहना और आइसोलेशन, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। व्हेन यू आइसोलेट योर सेल्फ, यू डोंट टॉक टू पीपल, and that is very counterproductive. You have to be happy, because ये प्रिपरेशन itself बहुत चैलेंजिंग है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग ही नहीं होंगे जिनसे आप बात कर सको, जिनसे आप शेयर कर सको, तो फिर आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे? सो आई वुड से दैट सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु वॉन्ट्स टू सी यू सक्सीड। मुझे जब भी डीमोटिवेटेड फील होता था, आई यूज़ टू कॉल माई मॉम, आई यूज़ टू टॉक टू हर,
आई यूज़ टू कॉल माई पार्टनर, आई यूज़ टू टॉक टू हिम, एंड वो सारी चीज़ों से मुझे कांस्टेंट एक मोटिवेशन बना रहता था, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, सराउंड योर सेल्फ विथ नाइस, डिसेंट, सीरियस पीपल, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज़ कौन सा मीडियम था. ओके, मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था. मैंने जीएस के लिए कोचिंग नहीं ली थी, मैंने पीएसआईआर के लिए कोचिंग ली थी, और मैंने एसए की क्लासेस ली थी. नेक्स्ट इज़ पीवाईक्यू फ्रॉम बुक और ओरिजिनल बुक. पीवाईक्यू के लिए एक प्रीलिम्स के लिए मृणाल सर की एक बुक आती है, मैंने वो किया था. और मेंस के लिए एक दृष्टि आइस की बुक आती है, मैंने वो किया था. लाइक व्हाट काइंड ऑफ. मैम आपका रूम रेंट कितना था दिल्ली में? रूम रेंट दिल्ली में बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त. मेरा रूम रेंट पर्सनली 20,000 था, लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. मैम प्लीज टेल सम बेसिक टिप्स फॉर बिगिनर्स, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक वी शुड हैव टू अवॉइड एंड एक्सेट्रा. ओके, बेसिक टिप. सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर, स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, एंड नेक्स्ट स्टार्ट बाय सिट. लाइक आपको अपनी सिटिंग मतलब बढ़ानी पड़ेगी. आई वोंट से, आपको आदत होनी चाहिए अपने सिटिंग की. बहुत ऐसा होगा कि आप सुबह उठेंगे एंड यू विल बी फीलिंग लाइक कि यार लाइब्रेरी जाने का मन नहीं कर रहा है. दैट इज़ द टाइम जब आपको अपने आप को समझाना होता है कि मन नहीं कर रहा है, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं लाइब्रेरी में जाके भले कुछ ना पढूँ, मैं बुक खोल के बैठी रहूँ, लेकिन मैं बैठूंगी लाइब्रेरी में जाके. एक टाइम के बाद ना वो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप सुबह उठ रहे हो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो लाइब्रेरी में जाके कि वो पढ़ रहे हैं, आप आराम से खाली नहीं बैठ सकते. आपको वो गिल्ट आ ही जाएगा कि यार सारे पढ़ रहे हैं, मैं बैठी हूँ. वो थोड़ा सा शर्म वाली भी बात हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज जस्ट वेट. मेरा अटेम्प्ट 2026 में है, अभी जीएस कर रहे हैं. ऑप्शनल कब से करें? सोशियोलॉजी ऑप्शनल. वेल, आपका अगर अटेम्प्ट 2026 है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट कर देनी चाहिए. रीज़न बीइंग कि सी मेंस में 3 पेपर है, ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल. ये 3 पेपर जो है ना, ये रैंक्स डिसाइड करती है, और ये सच है. बिकॉज बाकी जो वो बीच के पेपर्स है ना, लाइक जीएस पेपर 1 2 3, इसमें मोर और लेस सबको सिमिलर मार्क्स आते हैं. ये 3 हैं जिनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो अगर आपने सोशियोलॉजी, आपका ऑप्शनल है, जिन्होंने मुझसे पूछा है, आई वोंट बी टेकिंग द नेम बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशूज़. तो अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, सो दैट आप 2026 तक आप इतनी बार रिवाइज कर दो दैट इट जस्ट बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू. उसके बाद आपको ये ना लगे कि अरे मैं आंसर राइटिंग करना है तो पहले मैं पढ़ लूँ. नहीं, आप कर दो, आपके पास टाइम है. यू फर्स्ट फोकस ऑन ऑप्शनल, यू फोकस ऑन एथिक्स पेपर. आप इन सारे के नोट्स बना लो अभी से ही, ठीक है. वेट अ मिनट. हाँ, सी और क्या इंटरव्यू में लास्ट में बताती हूँ. एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था वैसे. हाउ टू डिकोड यूपीएससी सिलेबस. डिकोड करना ही नहीं है, उसके सिलेबस में जो लिखा है बस फॉलो करो. उसमें टॉपिक्स लिखे हैं, आप टॉपिक्स पढ़ो. अच्छा हाँ, पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अदर दैन, जैसे कि मैम के नोट्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है. लाइक आई रिमेंबर मेरे पास इतनी मोटी नोट्स, इतने सारे कॉपीज़, 7 8 कॉपीज़ थे, ठीक है. तो आप पढ़ लो, वो बहुत अच्छी बात है. एक शॉर्ट नोट बना लो, बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट में, वो जो 5 डेज़ आपको मिलेगा ना मेंस में, वो उस 5 डेज़ में आप उतने सारे कॉपीज़ कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है. एक साइट में बताऊंगी पीएसआईआर वालों के लिए, दैट इज़ politicsforindia.com. उस साइट में बहुत प्यारे तरीके से हर चीज़ का शॉर्ट में दिया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड साइट, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. आप एक बार जाके देख सकते हैं वो politicsforindia.com. ओके. मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी प्री 23 एंड प्रीवियस वन? सबसे पहला तो वुड बी द ऑप्शंस आर वेरी डिफरेंट मेरे दोस्त. बहुत ज़्यादा हमारे पास और एलिमिनेशन के तरीके नहीं बचे हैं. सो येस, दैट वुड बी द डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ दैट कि यूपीएससी 2023 मेड मी रियलाइज़ कि बेसिक
बेसिक बुक्स कवर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक वी कीप ऑन अपडेटिंग थिंग्स, वी कीप ऑन वैल्यू एडिशन, बट हम बेसिक बुक्स कवर नहीं करते. दैट इज़ अ वेरी बिग फॉल्ट ऑफ आवर्स. आप तभी अब वैल्यू एडिशन में जाओ जब आप बेसिक बुक्स कवर करो. ओके, नेक्स्ट इज स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे मैम. ओके, आपको मेंटली वो चीज़ करनी पड़ेगी. उसके लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है. एवरी स्टूडेंट फेसेस द प्रॉब्लम कि हर रोज़ उनको लगता है कि यार पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, खुद सेल्फ डाउट आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ट्रस्ट मी, आप जहाँ पे हो हर एक स्टूडेंट वहाँ होता है. जितने लोग सिलेक्शन में चले गए, जिनका सिलेक्शन हो गया है, एक एक इंसान से आप बात करेंगे, सबका यही है, सेल्फ डाउट भर के. ठीक है, डिप्रेशन, आई वोंट से डिप्रेशन, बट हाँ मेंटल, मतलब मेंटली आप कभी कभी वीक हो जाते हो. देयर आर मेनी एक्सपेक्टेशंस टू फुलफिल, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है. सी, आप एक बात समझो, ये यूपीएससी का प्रिपरेशन इज़ जस्ट मैं क्या बोलूँ, प्रीलूड टू जो होने वाला है इन सर्विसेज. ये मेरी बात नहीं है, वैसे मैं बता दूँ, मैं ये ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये मेरे सीनियर ने मुझे बोला है. एंड आई वेरी मच रिलेट कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन जो करते हैं ना, इसमें जो आपको प्रिपरेशन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप सर्विसेज में जाएंगे, आपके चैलेंजेस वहाँ बहुत ज़्यादा है, इससे तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो आपको अभी से अपने पर्सनालिटी में ये चीज़ लानी पड़ेगी कि आप कैसे काम रहें चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी. सेल्फ डाउट आए, कोई बात नहीं, आता है, इट्स ओके. सिट विथ योर सेल्फ, शांत से बैठो. आपको अगर शांत से बैठ के समझ नहीं आ रहा है, आप घर पे बात करो, आप किसी से बात करो, चाय पे जाओ, कोई बात नहीं, बट वो उस चीज़ को अपने पे हावी मत होने दो. और ये जो चीज़ है ना, ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगी. बिकॉज इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है. उसमें ये नहीं आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है इंटरव्यू. व्हाट आई एम सेइंग कि नॉलेज का टेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो सामने बैठे हैं ना, वो हमसे इतने ज़्यादा नॉलेजेबल है कि अगर वो हमारा नॉलेज टेस्ट करने लगे ना, तो वो हमें 1-2 मार्क्स भी ना दें. सो इंटरव्यू इज़ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. आप कितने काम रह सकते हो, आप कितने पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि सर्विसेज में हमको वही करना है. ठीक है, सो देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग, लाइक इन हैविंग डेज जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं, होता है. ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड. आप जैसे आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो ना, इन द एंड ऑफ द डे जब आप वापस आओगे ना, आपको अच्छा लगेगा. एंड येस, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, लोग एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देते. डोंट डू दैट. रीज़न बीइंग कि फिजिकल एक्टिविटीज़ से ना आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि आप जिम चले जाओ या ऐसा कुछ, घर पे ही करो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा बहुत कर लो. 30 मिनट्स मोर देन इनफ है, 15 मिनट्स भी मोर देन इनफ है. बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि या यू आर फीलिंग गुड. इसके बाद फिर आते हैं प्लान बी कब से रखना चाहिए मैम. वेल, प्लान बी रखना चाहिए ताकि मैं भी सोचती थी प्लान बी का क्या होता है आपके पास, मुझे नहीं पता, सबके सिचुएशंस अलग होते हैं. ठीक है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का 5th-6th अटेम्प्ट होता है. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई एम श्योर वो प्लान बी का नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके पास अटेम्प्ट्स भी बाकी है, उसके पास एज भी बाकी है. बट जिसका लास्ट अटेम्प्ट्स के तरफ आता है, उनको प्लान बी सोचना है. रीज़न बीइंग दैट कि सी, हम लोग जो सिलेक्ट हुए, वी जस्ट गॉट लकी कि वो दिन, प्रीलिम्स का दिन हमारे लिए अच्छा हो गया, मेंस का दिन हमारे लिए अच्छा हो गया, इंटरव्यू का दिन हमारे लिए अच्छा हो गया. और कोई डिफरेंस नहीं है कि हम उस दिन लकी थे तो हमारा हो गया. तो श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है. सो आई वुड से कि एक प्लान भी होना चाहिए. मैंने सोचा हुआ था कि इफ़ नॉट दिस देन मे बी आई वुड बी गोइंग कुछ टीचिंग वीचिंग लाइन में मैं चलूँगी. प्लान बी होने से एक और फ़ायदा भी होता है, पता है, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो कि चलो आई हैव अ प्लान बी. जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है तो आप डरते रहते हो कि यार अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, वी आर डूम्ड एंड ऑल. ठीक है, सी यार, कोई भी प्रिपरेशन ना लाइफ नहीं बना देनी होती है किसी भी प्रिपरेशन को. आई नो दैट स्टेक्स आर रियली हाई. सबको लगता होगा कि नहीं, इफ़ नॉट दिस देन नथिंग. बट जब आप किसी चीज़ को लाइफ बना देते हो ना, स्टेक्स इतने हाई कर देते हो ना, तो आप खुद में मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हो. डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी दैट हार्ड ऑन योर सेल्फ.
इस प्रिपरेशन में अपने मेंटल बीइंग को भी रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज़ सीसेट में ओनली वन और ओनली टू स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करें। मैं एक बात बताना चाहूँगी और लाइक कन्फेशन फ्रॉम माई साइड, मैं सीसैट का आप लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने सीसैट के लिए उतना नहीं करा था। सो आई वुड से आई एम नॉट अ गुड गाइड फॉर सीसैट। मेरा सीसैट इसलिए हो जाता था बिकॉज मैं मैथ्स में रिलाई करती थी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में मेरे थोड़े बहुत एक्यूरेसी आ जाती थी, तो ऑल इन ऑल ओवरऑल मैच हो के मैं सीसैट में सेल थ्रू कर जाती थी। सो आई एम रियली सॉरी बट सीसैट के लिए मैं अच्छी गाइड नहीं हूँ। नेक्स्ट इज़ दैट कि अभी जैसे 23 के प्रीलिम्स के बाद मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा सीसैट पे फोकस करने लगे हैं। आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट, कीप अ बैलेंस। अब किसी ने ये थोड़ी बोला है कि यूपीएससी 23 में सीसैट हार्ड आया है तो 24 में आएगा ही आएगा। अब मान लो 24 में सीसैट ईजी आ गया और जीएस हार्ड आ गया, तब फिर लोग बोलेंगे कि जीएस हार्ड कर दिया आपने। तो कीप अ बैलेंस, कैसा भी आए यू हैव टू सेल थ्रू। आपको 100% मार्क्स नहीं लाने होते, आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं, सीसैट में 33% मार्क्स लाना होता है। तो उसके लिए आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि सीसैट भी आप पढ़ो, जीएस भी आप पढ़ो बैलेंस तरीके से। प्लीज़ चेक मैम प्लीज़, कौन सा क्वेश्चन है सर आपका, जस्ट वेट। हाँ देख लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो आई एम रियली सॉरी। 3 मंथ्स में मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा मैम? यस हो जाएगा। हाउएवर उस 3 मंथ्स में आपको ऐसे पढ़ना है एज इफ मतलब आपने ज़िंदगी में जितना ना पढ़ा हो उस 3 मंथ्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि 8-9 घंटे पढ़ना एंड ऑल, उस 3 मंथ्स में हो सकता है आपको 10-12 घंटे पढ़ना पड़े। उस 3 मंथ्स में आपको रोज़ टेस्ट्स लिखना पड़े विदाउट एनी फेल। वो 3 मंथ्स तभी जाके लाइक जो आप बोल रहे हो ना कि क्या वो काफ़ी होगा, तभी काफ़ी होगा। ओके, आपने कौन से स्टडी में कंसिस्टेंसी हो गया, आपका डेली का शेड्यूल हो चुका है। हाउ टू मैनेज टाइम ये करना है कि जो भी चीज़ें आपकी टाइम ले रही है उनको आपको कट करना है। अगर घर पे 1 घंटे बात हो रही है तो उसको कट करके 15 मिनट कर लो। अगर इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो तो बंद कर दो, हटा दो, कोई बात नहीं। हमारे भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं थे, अब बना लिया, बाद में बना लेना फिर से, ठीक है। यूट्यूब में अगर रील स्क्रॉल कर रहे हो, अगर यूट्यूब में रील स्क्रॉल करना ही है, आई वुड से स्टडी IQ है और बहुत सारे ऐसे कोचिंग के शॉर्ट्स आते हैं, आप पढ़ो, वो रील स्क्रॉल करो, बहुत काम आएगा वो, ट्रस्ट मी। वो छोटे छोटे मतलब एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ में सेक्शन एंड FLT में कितने मार्क्स आने चाहिए किसी में? ओके, ये मैंने कहा मैगज़ीन कौन सा पढ़ाई करें, कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ लो। मैं विजन का पढ़ती थी। आप जस्ट कोशिश करना कि आप रिवाइज़ कर सको। आई नो इट्स अ मैमथ टास्क टू रिवाइज अ मैगज़ीन। सो आप ये कर सकते हो कि आप या तो हाईलाइट कर दो प्रीलिम स्पेसिफिक, या तो आप पॉइंटर्स बना लो सो दैट आपके रिविजन में आसानी हो। एंड येस, वन मोर थिंग, मैं फिर से बोल रही हूँ, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द न्यूज़पेपर एंड नेक्स्ट इज़ PYQs, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी प्रेफरेंस, सभी सेम सोर्स से पढ़ते हैं तो खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाए मैम? बनाना ही नहीं होता खुद को दूसरों से अलग, बस ये है कि वहाँ जाके आपको UPSC इस बार कितने 14 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था, उसमें से 14,000 स्टूडेंट्स मेंस लिखे, ठीक है। तो आपको 14,000 में आना है ना। आपको ये तो नहीं कि यू शुड बी द ओनली वन। सब वही पढ़ते हैं क्योंकि सच में वो काम करता है। प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि सब पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं करते, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ 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 आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ और उसको प्रैक्टिस करो, वो डिफरेंस लेके आएगा। PYQ इकोनॉमिक के लिए बताना स्ट्रैटेजी। ओके, इकोनॉमिक के लिए मैंने बस एक ही बुक फॉलो किया है, वो बहुत मोटी है, आई अंडरस्टैंड। लाइक मृणाल का मैंने बुक फॉलो किया है। आप कोई भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक का यही स्ट्रैटेजी आई वुड से कि बेसिक बुक एंड करंट अफेयर्स, जो हर एक का स्ट्रैटेजी है वही है। हर एक एग्ज़ाम लाइक प्रीलिम्स के पहले एक विन 24 सीरीज़ आता है मृणाल सर का, ठीक है। करंट अफेयर्स ब्रशअप करने के लिए इकोनॉमी का मैं वो देख लिया करती थी। छोटा सा पतला सा एक वो नोट देते हैं और मुश्किल से 1-2 घंटे की क्लास होती है। उसमें आपको सारे
नए नए लाइक जो भी रिसेंट में रहे हैं टर्म्स एंड उसके रिलेटेड चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएगा. एंड अदर देन दैट बेसिक बुक आप कोई भी फॉलो करें, इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ. Ma'am, any 2-3 test series name, please. Okay, first I would say Rouse IS, Forum, GS Score, नेक्स्ट आइस. नेक्स्ट आइस भी मैं लाइक वो उसका लेवल बहुत हार्ड होता था यार. मेरा तो उसमें सच में बहुत मुश्किल से मार्क्स आते थे. आई रिमेंबर मुझे 40 भी आए हुए उस टेस्ट सीरीज़ में. डिड यू नो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मेंस पेपर? नहीं, नो, नॉट ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा भी हुआ है कि मुझे बस थोड़े बहुत उसके बारे में पता थे कुछ कुछ, तो मैं उसके अराउंड मैंने कुछ लिख के आई हूँ. मतलब नॉट कुछ भी लाइक रेलिवेंट टू दैट टॉपिक, बट ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए थे एंड एवरीथिंग. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब आपको वहाँ पे जाके आपने जो दूसरी चीज़ें पढ़ी है ना, उसका नॉलेज काम आ जाता है. मेंस के आंसर में भी मैं ये बोलूँगी, जैसे जो चीज़ मैंने ऐसे में बोली है, आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग फॉर मेंस, कि कोई भी आंसर हो उसको अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो. इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखो, वुमेन पर्सपेक्टिव से देखो, सोसाइटी, एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखो. सोशियोलॉजी वाले आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5 सेक्शंस में जो बोल रही हूँ, ठीक है, इन सारे पर्सपेक्टिव से जब आप देखने लगोगे ना चीज़ें, तो आपके पास मटेरियल्स बहुत हो जाएंगे. तब आपको ना लाइक एक तो आपका आंसर भी अलग होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दिखाया, एंड आपके पास लिखने के लिए भी चीज़ें होंगी. Yes, obviously it is very much possible. अगर आप 2025 का लाइक एम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करें. सी मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, मिस्टेक्स में मैंने बताया ही था कि 2 चीज़. एक तो मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं कुछ भी पढ़ रही थी, एंड नेक्स्ट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी. अगर आप 1 साल कंसिस्टेंट हैं, देन ट्रस्ट मी, आराम से निकल जाएगा. आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी मैम? ओके, रिवीजन के लिए मैं फिर से बोलूँगी दैट आई यूज़ टू मेक स्मॉल नोट्स. ठीक है, मैं रिवाइज उसको करती थी. या तो स्मॉल नोट्स बना लो आप, या तो आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो उसमें आप ना हाईलाइट कर लो, क्योंकि रिवीजन में आप पूरा चीज़ नहीं पढ़ सकते. आपको वो देखना ही पड़ेगा जो हाईलाइट हो रहा है. अब तो मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती थी, मुझे लिखना पसंद था. आई यूज़ टू मेक नोट्स, छोटे छोटे नोट्स में बना देती थी. इवन यू वोंट बिलीव, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि चैप्टर्स के पास सामने ना मैं इतने छोटे छोटे कागज़ भी हैं जिसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, तो वैसे रिवाइज़ करती थी. अब मान लो कि मैंने कोई कीवर्ड लिखा है, ठीक है, रिविज़न के टाइम में मैंने देखा वो कीवर्ड और वो मुझे समझ ही नहीं आया कि यार मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखा था, मतलब कि क्या है वो टॉपिक. तो फिर मैं बुक में वो जिस चैप्टर के आगे लिखा हुआ है मैं वहाँ जाके एक बार पढ़ लिया करती थी. तो ऐसे मैं रिविज़न किया करती थी. इसके बाद किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे डील करें मैम? आप प्रीलिम्स का पूछ रहे हैं कि मेंस का? सी मेंस का अगर आप पूछ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बिल्कुल भी नहीं आता है उसके बारे में तो आप छोड़ दो. थोड़ा बहुत आता है तो आप लिख दो. प्रीलिम्स में अगर ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है का तो उसका तो रिस्क लेना ही नहीं है, वो आपको छोड़ना है. 50% भी अगर प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको 50% आता है तो आई वुड से कि रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ता है यार, कुछ नहीं कर सकते उस पर. एवरी स्टूडेंट टेक्स रिस्क. अगर कोई अभी ये बोले कि नहीं मुझे जितना आता था मैंने वो किया, तो आई वुड से नहीं. इवन मैं, यू वुड बी अमेज्ड, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस साल क्लियर किया एंड दे यूज्ड टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस. तो आपको क्या लगता है उनको 100 क्वेश्चंस आते थे? नहीं. बट हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, बट या अगर आपका ये लग रहा है ना, डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी, अगर आपको लग रहा है कि 50% होने के सही होने के चांसेस है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. पीवाई के लिए बुक से करें या गूगल की हेल्प ले? गूगल यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पता है. आप बुक ले लो पीवाई की, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, सी ये जो हमारा प्रिपरेशन है ना, इसमें हमें ये होता है कि हमको लाइक टाइम बचाना होता है. इफ़ेक्टिवली हमें टाइम यूज़ करना है. अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो फिर तो वर्ल्ड इज़ योर्स. आप रिसर्च करते रह जाओगे. आप एक क्वेश्चन सर्च करोगे, आपको 4-5 कोचिंग्स के 4-5 वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिसमें सेम क्वेश्चन को डील किया हुआ है. तो आप 4-5 तो नहीं पढ़ सकते ना. मैंने दृष्टि का बुक लिया था मेंस के PYQ के लिए. उसमें मुझे जब भी लगा कि कोई एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगा या कम मुझे लगा कि इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं जस्ट उसको गूगल कर लिया करती थी और वहीं पे मैं नोट डाउन कर लेती थी. वैल्यू एडिशन वहीं पे कर देती थी. सोशियोलॉजी के लिए कौन सा क्लासेस सही है इन करोल बाग?
माय फ्रेंड, सोशियोलॉजी के लिए जितने भी मेरे थोड़े बहुत जानकार हैं वो विकास रंजन सर के पास जाते हैं, बट तो मुझे सिर्फ उनके बारे में पता है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप किसी सोशियोलॉजी वाले से पूछे, वो बेटर रहेगा। ठीक है। नींद बहुत आती है मैम। ओ हाँ सर, आलस छोड़ना पड़ेगा। आपको नींद आती है तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा एक्टिविटी में इंगेज रहिए, लाइक एक्सरसाइज एंड ऑल। उससे जो हमारा वो लेजीनेस होता है वो कम होता है। तो यस, आई थिंक दैट मे हेल्प। मुझे नींद 7 घंटे ही आती थी और उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो उस चीज़ में आई कुड लाइक हो गया था वो मेरा। इसलिए इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है क्या मैम? हाँ बिल्कुल मैटर करता है। आप फॉर्मल लाइक सी, ऐसा नहीं है। मैं जब गई थी इंटरव्यू में, मेरा तो लाइक मेरे साड़ी का कलर वॉज वेरी लाइट। मेरे दूसरे बहुत सारे ऐसे थे जो इंटरव्यू देने थे, उनका ब्राइट भी था। मोर और लेस वो सोबर होना चाहिए। यू कैन नॉट गो वेयरिंग स्टारी साड़ी एंड ऑल। सोबर हो कि आप लाइक सी, आज जो सामने बैठे हैं दे आर वेरी सीनियर पीपल टू यू, दे हैव बीन इन ब्यूरोक्रेसी। मतलब पता नहीं, हमारी उम्र नहीं उतनी वो ब्यूरोक्रेसी में रहे। सो यू वुड बी गोइंग इन फ्रंट ऑफ देम, तो आपको चाहिए कि आप थोड़े उनके सामने ना फॉर्मली जाओ। ठीक है। इंटरव्यू ओके। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े मैम? ओके, न्यूज़पेपर आप सबसे पहले मैं करती थी कि मैं एडिटोरियल के पेज में चली जाती थी, एडिटोरियल कंप्लीट करती थी। एक्सप्लेन्ड पेज में चली जाती थी, उसको कंप्लीट करती थी। आइडियाज़ के पेज में जाती थी, उसको कंप्लीट करती थी। फिर यूपीएससी एसेंशियल पेज अगर आया है तो उसको करती थी। अगर ये सारा चीज़ 2 घंटे से पहले मेरा हो गया, तब जाके मैं स्टार्टिंग के जो लाइक फ्रंट पेज होता था उसको एक बार गो थ्रू कर देती थी, सो दैट मुझे पता चले कि हो क्या रहा है। एंड नोट्स का फिर से मैंने बताया, न्यूज़पेपर का नोट बनाना इज़ वेरी लेंदी। डोंट अटेम्प्ट टू डू दैट। आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आइडियाज़ पेज की मैं बात बता रही हूँ। मैं 2 दिन पहले मैंने पढ़ा गोल्डीन करके एक लाइक वो सो कॉल्ड शीट एंड ऑल बना है, तो मैं बस वो गोल्डीन लिख देती थी और एक लाइन लिख देती थी या 2-3 लाइन लिख देती थी उसका कि वो क्या है क्या। बस इतना ही काफ़ी होता है। एंड अगर आपको लगता है कि उसके बारे में आपको बाद में डिटेल्स पढ़ना है उस डायरी से, तो आप बाद में कभी भी गूगल कर सकते हो उसको। ओके। वाई यूपीएससी मैम? सर, पहले मुझे था कि पापा को मन था यूपीएससी कर लूँ, लेकिन तभी मुझे समझ नहीं आया। फिर बाद में जैसे जैसे मैं थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद माय कॉलिंग इज़ यूपीएससी, इसलिए मैं यूपीएससी आ गई। और हाँ, स्टेबल है, प्रेस्टीज है इस जॉब में, और क्या, इसलिए यूपीएससी। या इफ़ आई एम विकसित भारत, सॉरी आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं क्या? मुझे ऊपर दिख नहीं रहा। से कितने मार्क्स डिसेंट होते हैं मुझे? मैम, मेंस के आंसर राइटिंग फेज में 10 एंड 15 मार्क्स में से कितना मार्क्स डिसेंट होता है? डिसेंट इज सी 10 में वो आपको 4-5 देंगे, आपने बहुत अच्छा लिख दिया तो 6-7 तक भी दे सकते हैं। 15 में 7-8 मार्क्स इज़ अ डिसेंट मार्क्स। ठीक है। इंटरव्यू में सॉरी कह सकते हैं क्या? यस यस यस, बिल्कुल सॉरी कह सकते हैं। मैंने खुद ने 3-4 बार सॉरी बोला, बट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ओके। तो मैं इंटरव्यू के एक्सपीरियंस अब शेयर करूँगी आप लोगों से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, होलसम एक्सपीरियंस था। मैंने 6 मॉक्स दिए हैं इंटरव्यू में। ठीक है। जिसमें से 2 संकल्प के थे, 2 बाजीराव एंड रेड्डी के थे, 1 चहल का था, 1 केएसजी का था। अदर दैन दीज मैंने कोई दूसरे मॉक नहीं दिए थे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मैंने संकल्प का हेल्प लिया था और मैंने नेक्स्ट आइज का हेल्प लिया था, दैट्स इट। अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। वो ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रीलिम्स और मेंस से। रीज़न बीइंग कि इंटरव्यू में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है ना, आप मेंस का आंसर उसको नहीं बोल सकते, आपको अपना ओपिनियन बोलना होगा। ठीक है। ओपिनियन बहुत लोग बोलते हैं कि आपको बैलेंस्ड ओपिनियन बोलना है। ठीक है। बट मुझे लगता है कि कभी कभी आपका बैलेंस्ड ओपिनियन काम नहीं आता है। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ साइड एंड ट्रस्ट मी, कभी ऐसा हो तो यू शुड टेक अ साइड। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से सब्सटैंशिएट कर सके कि हाँ मैं ये साइड क्यों ले रहा हूँ या क्यों ले रही हूँ, तो आपको साइड बिल्कुल लेना चाहिए। बिकॉज सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट हाउ ब्रेव यू आर इन कीपिंग योर पॉइंट्स फॉरवर्ड। ये भी है। ठीक है। डोंट बी, यू शुड नॉट बी रूड, कीप योर लाइक keep your opinions in a very modest and in a very humble way, but keep it, it's okay.
ओके, सो इंटरव्यू में मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था। उनका बोर्ड लाइक सेकंड फेज़ में ही उनका ही केम एज अ यूपीएससी मेंबर। तो उनका बोर्ड काफ़ी नया था सबके लिए। हम लोग वी वर लाइक द फर्स्ट पीपल जो जिनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। बोर्ड वॉज वेरी कॉर्डियल टू मी। मैं जैसे ही पहले गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, वी आर हियर टू डिस्कस एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू, सो देयर इज़ नो नीड टू बी नर्वस एंड ऑल। एंड फॉर्मल था बोर्ड बहुत, बट कॉर्डियल था। बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ पूछा और मुझे उसका आंसर नहीं आया, एंड आई सेड आई एम रियली सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट। तो उन्होंने उस टॉपिक से और कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट चेंज द टॉपिक। उन्होंने दूसरा टॉपिक पूछ लिया। उन्होंने टाइम दिया कि आप सोचो, आप बोलो, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चंस भी अगर हुए हैं तो वो भी क्रॉस क्वेश्चंस ये जानने के लिए हुए हैं कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहती हूँ, अगर उनको नहीं समझ आए। बहुत बार ऐसा भी हुआ, एक बार आई वुड से कि ऐसा हुआ कि सर ने मुझे कुछ पूछा, मैंने आंसर दिया, लेकिन सर को शायद उसका कुछ और सुनना था, तो इसलिए सर ने मुझे एक हिंट दिया, तो मैंने फिर उस लाइन पे फिर मैंने आंसर दिया। सो इंटरव्यू इज़ ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। डर लगता है। मैं भी जब गई थी तो मैं इतनी नर्वस हो गई कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लाइक मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही ढंग से सुनाई नहीं दिया, तो आई वुड से सर कैन यू प्लीज़ रिपीट इट। तो वो उनको भी पता है कि आप डर रहे हो, इसलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आई वुड से कि जब इंटरव्यू तक आप पहुँचो तो मॉक्स आपको हेल्प करेंगे ये जो डर है और ये झिझक है इसको लाइक ओवरकम करने में। मैंने ज़्यादा मॉक इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था क्या पता किसी मॉक में मुझे ख़राब बोल दे तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा मॉक्स नहीं दी थी। सी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप डीमोटिवेटेड जाओगे तो वो आपके वॉक में, आपके टॉक में सब पता चल जाएगा। यू कैन नॉट गो देयर डीमोटिवेटेड। आप अगर वहाँ तक पहुँचे हो तो यू विल हैव टू थिंक कि नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, आई डिज़र्व इट एंड ओन अप टू इट, ठीक है। इंटरव्यू में जस्ट वेट, हाउ मैम, हाय मैम, हाउ टू मैनेज अ बैलेंस्ड लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सी कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लाइक जैसे पहले हम हर वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, आउटिंग चले गए, थोड़ी बहुत चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बट हमेशा याद रखना कि आपने अगर एक साल ये कर लिया ना तो उसके बाद फिर आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है वो करने के लिए। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कि आपको लाइक यू आर लूजिंग ऑन नथिंग। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त बाद में चले जाएंगे और बोलेंगे कि यार तुम मेरे साथ घूमने नहीं गई प्रिपरेशन के दौरान। आई यूज टू, मैं किसी दोस्त से बात नहीं करती थी, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, दे हैड देयर डिफरेंट लाइफ, जॉब कर रहे थे, उनकी लाइफ ऑब्वियसली मुझसे काफ़ी अलग थी। मैंने उन लोगों से बात नहीं की, एंड अब जब मेरा हो गया तो आई एम कॉलिंग देम एंड टॉकिंग टू देम, और वो समझ रहे कि येस दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो आई वुड से कि व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग योर लाइफ यू नीड टू हैव अ मी टाइम फर्स्ट, ठीक है। अगर आप, वही मैंने बोला कि वीक में अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो 8-9 घंटे, टेक रेस्ट। संडे आप रेस्ट ले लो, कोई बात नहीं, आप घूम के आओ कहीं से, आप दोस्त से मिल लो, आप कुछ हॉबी कर लो, परस्यू, मूवी देख लो, ये कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसका कैसे आंसर करें मैम? नहीं आता है तो आप सिंपली बोलेंगे सॉरी सर आई डोंट नो, डू नॉट बीट अराउंड द बुशेस। आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। उनको भी पता है कि जो सामने बैठे हैं दैट पर्सन इज़ नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग एंड नो बडी कैन नो एवरीथिंग, सो इट्स ओके। उससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। हाँ, अगर हो सकता है आपने आंसर दे दिया होता तो आपके मार्क्स बढ़ जाते, बट आप सॉरी सर बोल रहे हो तो उससे आपके मार्क्स नहीं कटते इंटरव्यू में। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है क्या मैम? यस यस, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बेसिक बुक्स की जब भी मैं बात करती हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ज़रूरी है 11th-12th की एनसीईआरटी, एंशिएंट के लिए ज़रूरी है, मिडिएवल के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है, तो यस एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो एक टाइम, जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो एक टाइम के बाद आप देखोगे कि चीज़ें ना रिपीटेटिव आ रही है। ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ नया कोई न्यूज़ आ रहा है। एक न्यूज़ हो सकता है साल भर वो न्यूज़ में रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। सीएए की बात करें हम, वो कब से न्यूज़ में है, वो अभी तक न्यूज़ में ही है, वो रहेगा शायद। एनआरसी की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है ये न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ कुछ नया मिलेगा। तो
जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे ना तो वो चीज़ें रिपीटेटिव होती जाएंगी एक टाइम के बाद। एंड अदर दैन न्यूज़पेपर ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि मैगज़ीन आप एक बार देख लो, वो 100 पेज की मैगज़ीन है, ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप हर दिन 1 घंटा रख लो उस मैगज़ीन के लिए कि 1 घंटे में आपको वो, क्योंकि 1 महीने का आता है, 100 पेज है, ठीक है, तो आप हर दिन 1 घंटे देख लो। आप अगर 20 पेज कर लो बहुत गुड, या फिर आप एक टॉपिक ही कंप्लीट, मतलब एक सेक्शन कंप्लीट कर लो तो वेरी वेल एंड गुड। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट में मैं भी कोई बहुत होनहार स्टूडेंट नहीं थी, बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। इवन मैं जब तक इंटरव्यू भी दे रही थी तब तक भी मुझे लग रहा था कि मैंने कैसे किया। सो इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट, नथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क मैटर करता है। इंटेलिजेंस एक टाइम के बाद आपका उतना रेलिवेंट नहीं रह जाता। आपने जॉर्ड वाला क्वेश्चन कैसे टैकल करा था? एनसीईआरटी में जॉर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, मेरे पास थोड़े नोट पड़े थे, मैंने पढ़ा था, तो यस, जॉर्ड्स वहाँ से मुझे पता चला। लास्ट 30 days अप्रोच, ओके, लास्ट 30 days अप्रोच शुड बी फर्स्ट रिवाइज बेसिक बुक्स, नेक्स्ट टेस्ट पढ़ो, रिवाइज करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं मेरे तरफ से। मैं बोलूँगी कि मेरे तरफ से मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसके अलावा। आप दिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट हाफ में आप टेस्ट दे दो, उसको एनालाइज करो, उसके 50 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। सेकंड हाफ में आप बेसिक बुक रिवाइज कर लो। सेम थिंग डू द नेक्स्ट डे भी वही करो। एक दिन ऐसा रखो जब आप टेस्ट्स को लाइक पूरा रिवाइज कर सको। ओके, आपकी ऐसे की स्ट्रैटेजी कैसी थी? सर, ऐसे की स्ट्रैटेजी के लिए एक्चुअली काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक 92 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि ये एक लंबी स्ट्रैटेजी है। बिकॉज मैं आपको शॉर्ट में कुछ बोल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वो सही भी नहीं होगा। कुछ हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी बैड। तो इफ़ आई गेट टाइम आई वुड श्योरली अगेन कम लाइव, एंड मैं सिर्फ ऐसे के लिए ही आप लोग से डिस्कस करूँगी। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं मैम? यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है कि स्टूडेंट्स को कैसे परेशान करें। आई एम श्योर, जस्ट किडिंग। फेवरेट टॉपिक ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ हावेवर मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एक साथ आ गया, इकोनॉमी। ये 3 में से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा हिस्ट्री में से इनसे कम पूछता है, लेकिन अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पहले नहीं हुआ वो अब नहीं होगा। ये चीज़ आप छोड़ दे सोचना कि यूपीएससी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये आपका काम ही नहीं है सोचना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बैलेंस्ड पढ़ें, हर चीज़ को बैलेंस्ड पढ़ें, ठीक है। क्या है फिर आपकी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी ब्रीफ में बताइए मैम। वेल, मेरी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे पास जो नोट्स थे आई यूज़ टू रिवाइज देम, ठीक है। एंड मैं PYQ क्वेश्चंस का वही मैंने फॉर PSIR स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, politicsforindia.com एक साइट है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाए। उनका एक PYQ का पतला सा बुक भी आता है, पार्ट A पार्ट B में वो डिवाइडेड है। मैं वो PYQs पढ़ती थी एंड उसने मुझे बहुत हेल्प किया, ठीक है। अदर देन दैट मैंने शुभ्रा रंजन मैम का पूरा टेस्ट्स नहीं दिए थे, जो वो 3 मंथ्स के टाइम में, मतलब प्रीलिम्स के बाद वो 10 टेस्ट्स निकालती हैं, वो फुल लेंथ होते हैं। मैंने वो 10 टेस्ट दिए थे, ठीक है, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। ओके गाइज, तो और कोई अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आई थिंक आई वुड लाइक टू रैप अप हियर एंड अच्छा हाँ, मेरे तरफ से कुछ टिप यही है दैट प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, टॉक टू पीपल, ठीक है। और आई वुड से कि मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, गाने वाने, ये सारी चीज़ें आप सुनिए, इट्स ओके, ठीक है। इन सब में उतना टाइम भी नहीं जाता है। हम शायद इतना टाइम ओवर थिंकिंग में लगा देते हैं जितना टाइम में हम वर्कआउट कर ले। 1 घंटे हम बैठ के ओवर थिंकिंग करें, इससे अच्छा 1 घंटे हम वर्कआउट कर लें, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट रहना है तो रहना है, टेस्ट्स लगानी है एंड PYQs। टेस्ट्स अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको टेस्ट लगाने हैं, उसका रिवाइज़ करना है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, हाँ जी सर, आप शायद अभी आ रहे हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाए थे।
इन्वायरमेंट के शॉर्ट नोट्स बने थे मेरे, ज्योग्राफी के मैंने बनाए थे, जो भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा अगर ज्योग्राफी में, उसके भी थोड़े बहुत छोटे मोटे, एक कॉपी भर के नोट्स से काफ़ी हो जाता था। इकोनॉमिक्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे CRR SLR, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके मैंने नोट्स बना लिए थे। अब उस कॉपी से एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, टॉपर्स कॉपी क्या होता है, सारे वही है, बिल्कुल एग्जाम्पल कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है, सारे वही लिख रहे हैं, घूम फिर के सब यही लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एग्जाम्पल्स लिख लो, न्यूज़पेपर नहीं मिस करना है प्लीज़, एंड अगर न्यूज़पेपर किसी दिन मिस हो जाए तो वीडियो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। 2026 इज़ टारगेट फ्रॉम व्हेन करंट अफेयर्स नोट शैल आई स्टार्ट। 2026 अगर आपका टारगेट है मैम, तो आई वुड से 25 से आप करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए, मतलब थरली, लेकिन न्यूज़पेपर तो आपको अभी से पढ़ना होगा। आई वुड से इट वुड बी हेल्पफुल। ओके गाइज, सो आई थिंक होपफुली मैंने शायद आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू ऑल। अगर ये इंटरैक्टिव और टॉकिंग होता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज ये चैट्स देख के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड अगेन, किसी की भी स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ नहीं होती है। आप जिस स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल हैं आप वो फॉलो कीजिए प्लीज़, ठीक है। एंड यस, हैप्पी लाइफ। एंड हाँ, अगर आप में से किसी को भी मुझसे जुड़ना है या मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं टेलीग्राम में ओइशी मंडल के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस, अगर कभी लेट भी लगे, बट आई वुड बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस, ओके। एंड जो इस साल दे रहे हैं ऑल द बेस्ट उनको, एंड बाकियों को भी ऑल द बेस्ट।